हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई? आप लोगों के कैसे हैं आप सब लोग? लक्ष्य 2.0 बैच में सभी बच्चों का वापस से स्वागत है भाई। और एक बार जल्दी से बता दें, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या आवाज क्लियर आ रही है बेटा? जल्दी से बता दो एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। क्या बात है। राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है यहां पर। और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे आज हम, देखिए। लव यू सर जी। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पार्टी दे दो सर। हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बच्चे लिख रहे हैं। सभी बच्चों को एक बार फिर से दिल से थैंक यू भाई। अगर आपने मुझे कहीं पर भी विश किया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, या तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, या ऐप के ऊपर, मैं आप लोगों का रिप्लाई पर्सनली नहीं कर पाया हूँगा, तो भाई आपको मैं एक बार धन्यवाद दे देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग प्यार देते हैं इतना। सही में दिल से एक ब्लेस्ड फीलिंग आती है कि यार हमने कुछ लाइफ में पिछले जन्म में अच्छा ही किया होगा, जो इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे इतना सारा प्यार देते हैं बेटा। दिल से थैंक यू आप सभी बच्चों को, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और ढेर सारा शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए कि आप लोग बढ़िया करें, लाइफ में अच्छा करें, सक्सेसफुल हों, और जो भी ड्रीम आपने अपने लिए सोचा है वो आप अचीव कर पाए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे, सही बता रहा हूँ, मेरा ये वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज गया, जस्ट बिकॉज आप इतने सारे बच्चों ने मुझे इतने सारे बर्थडे विशेष दिए, जितना कि मैं आभारी हूं आप सबका। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ाई करेंगे अपनी। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, या ये कह लो जो 11th का रिवीजन चल रहा है, उसका लास्ट लेक्चर है। फिर हम कल से अब 12th का शुरू होने वाला है अपना। तो आई होप आप लोगों ने अपना पुराना काम निपटा लिया है, क्योंकि ये सब चीजें हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, जो 12th में कहीं पर भी लग जाएंगी। वैसे तो 11th का पूरा एक्सेस आपको मिला हुआ है अर्जुना का, बट उतना बेसिक मैंने बता दिया इन 5-6 लेक्चर्स में, जो कि अगर आपने एटलीस्ट इतना कर लिया तो भी अपना काम तो चल ही जाएगा। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं अब। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। हाँ, डीपीपी नहीं हो रही सर, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, आप लोगों तक सॉल्यूशन पहुंच गई होगी उसकी, वो आप देखिए वहां पे। टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, आई कंप्लीटेड ऑल द बैकलॉग। वेरी गुड बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बैकलॉग खत्म कर लिया आपने। कुछ लोग पार्टी मांग रहे हैं। पार्टी कैसे होगी यार ऑनलाइन में, ये बताओ तुम। पार्टी कैसे होगी ये बताओ। सामने होते तो तुम्हें समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक पिला देते, बढ़िया पार्टी कर लेते, बट केक भी काट लेते, है ना। बट ऑनलाइन में कैसे पार्टी होगी यार, ये बताओ। ऑनलाइन में तो यही पार्टी हो सकती है बेटा, तुम केक बना के भेज दो, केक का फोटो बना के भेज दो, मैं तुम्हें दिल बना के भेज दूं, मैं तुम्हें समोसे के फोटो बना के भेज दूं। ये वाली पार्टी में मजा कहाँ। तो जो असली पार्टी होगी भाई, वो तो देखो साल भर बाद ही हो पाएगी, जिस दिन तुम मुझे मिलोगे, रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन हम लोग मिलेंगे, मुलाकात होगी, उस दिन बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसी दिन के आसपास आता है, मेरे बर्थडे के आसपास ही रिजल्ट आता है। जैसे लास्ट ईयर 2023 में 19 जून को ही रिजल्ट सेलिब्रेशन थी, उसी दिन बच्चों से भी मिले, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गई, रिजल्ट सेलिब्रेशन भी हो गई। एक कह रहा है सर फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो सर। हाँ मैं पार्टी कर लूंगा, अकेले बैठ के खा लूंगा सर समोसा। आप सर देखो भाई, दुनिया कितनी मतलबी हो गई है, मतलब मनी से मतलब है सर। पार्टी पार्टी तो सर हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा दे दो सर, आप 50 रुपया पेटीएम कर दो सर। हाँ हम गूगल पे कर, हम समोसा मंगवा के खा लूंगा सर। हाँ ये है पार्टी का मतलब। पार्टी का मतलब आजकल ये हो गया है क्या भाई तुम्हारी जनरेशन में? ऐसे ही करते हो क्या बर्थडे पार्टी? हाँ, इसका जवाब तो देख फिर एक ये बनता है कि पहले बर्थडे गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना भाई, फिर तो पार्टी होगी। है कि नहीं? बर्थडे गिफ्ट का पहले इंतजाम किया जाए। हाँ, वो भी पेटीएम या गूगल पे के थ्रू हो जाता है, ऐसा मुझे अभी अभी पता लगा है। उसके बाद पार्टी भी हो जाएगी भाई, है ना। 100 रुपए पेटीएम करता बर्थडे गिफ्ट के लिए, 50 काट ले बेटा, बर्थडे गिफ्ट की पार्टी कर लियो 50 की, ठीक है। हाँ। बिल्कुल सर, आया ना मजा बेटा। पंगा गलत आदमी से मत लिया करो तुम। हाँ, ये मत सोचना कि सर तो बहुत सीधे हैं, हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। हाँ। एक कह रहा है आप नंबर बताओ सर, हम अभी करता हूं।
आप नंबर तो बताइए। फोन नंबर तो मिलेगा सर, आपको फोन कर करके ही खून पी लूंगा। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। हाँ, रिजल्ट के दिन करेंगे बेटा पार्टी, खूब मिलके करेंगे, मजा आएगा। डबल पार्टी करेंगे उस दिन। ठीक है। बाकी आप सबने मेरे विशेष तो दे ही दी। पार्टी यार यही हो जाएगी, गिफ्ट भी यही हो जाएगा, अगर सिलेक्शन पालोगे तो यही गिफ्ट है, और उसके बाद पार्टी है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे बढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है, वैसे इसका नाम होना चाहिए कि 11वीं के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th। अब हम आज के लेक्चर में, बहुत ज्यादा टफ नहीं, इजी इजी चीजें हैं, बट ऐसी चीजें हैं जो भैया 12th में कहीं भी घुस जाएंगी, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये पहले ही चैप्टर में घुसेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर ही, इसीलिए बता रहा हूं ये आज आपको मैं, ये भी आना चाहिए। बाकी एपी हो गया, जीपी, एचपी, एजीपी, सीक्वेंस सीरीज वाले टॉपिक्स जो हैं आज हम मेनली वो करने वाले हैं। स्पेशल सीरीज हो गई, सम ऑफ कुछ नंबर्स, वो सब, सिग्मा आर, सिग्मा स्क्वायर, ये सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हल्का फुल्का सही रहेगा, बट ये सब लर्न करना होगा आपको। ठीक है, हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे, और सवाल तो साथ में लगाएंगे ही जेई के। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट का मतलब तो सब जानते हैं, यूनिटी का मतलब होता है 1। तो 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब जैसे पावर हाफ होता है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स क्यूब बराबर 1 लिख लें। अब तुम कहोगे सर ये तो 1 ही आएगा, हाँ रियल वैल्यू 1 ही आएगी, बट हमें इमेजिनरी वैल्यू से भी मतलब है, तो इसको ऐसे लिख लो, 1 को लेफ्ट में ले आए, और 1 को 1 क्यूब लिख लो, ताकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देता हूं। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो आइदर दिस 0, एक्स माइनस 1 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स 0। ध्यान से देखना भाई अब, हाँ ध्यान से देखना भाई। सर 12 स्टार्ट कब होगा, कल हो जाएगा बेटा, आज बस लास्ट दिन है इस चीज का। तो मैंने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐसे लिखा, फिर उसे ऐसे लिख के ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया। अब यहां से तो वही रियल वाली आ गई, एक्स इक्वल टू 1, ये तो आनी आनी थी। एक्स इक्वल टू 1 तो रियल क्यूब रूट आ गई, बट यहां से जो मिलेगा वो अपनी होगी ज्यादा काम की इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं, इस क्वाड्रेटिक को यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, और डी नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन रियल आएंगी। -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट -3 को लिख लो √3 इंटू रूट -1, और रूट -1 को बेटा आप लिख सकते हो आयोटा। ये बात पता होनी चाहिए, रूट -1 आयोटा होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को आनी चाहिए, 11वीं क्लास में हमने करी है। ठीक है, तो रूट आयोटा, रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं, यानी अगर इसको हम देखें तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, एक तरह से आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है। तो ये दो इमेजिनरी क्यूब रूट आई हैं, एक तो रियल आई थी 1, और ये दो इमेजिनरी आई हैं, इनको अलग अलग करके लिखता हूं। एक ये आई है, और एक आई है -1 -√3 आयोटा बाय 2। तो अब मजे की बात यह है कि 1 तो एक है ही, ये क्यूब रूट हो गई, इस वाली क्यूब रूट को हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो फिजिक्स में यूज करते हो ना ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, वैसा ही कुछ सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम इस ओमेगा को स्क्वायर कर दें तो ये वाली आ जाती है, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाती है। अगर इस वाली को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो वो बन जाती है, वो घर पे करके देख लेना, ओमेगा की वैल्यू लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना, वो वाली बन जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होती हैं बेटा। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बिल्कुल अच्छी तरह याद करेंगे ये चीज,
कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 क्यूब रूट्स होती हैं, जहां पे ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। ठीक है, बिल्कुल याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे। अब 2-3 बड़ी मजेदार बातें बता रहा हूं, 2-3 बहुत ही मजेदार बातें बता रहा हूं। मैंने अभी तुम्हें बताया कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक और बड़ी प्यारी बात होती है यहां कि अगर ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ओमेगा की पावर 3 हमेशा बेटा 1 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आएगा सर? सर इसको क्यूब करूं क्या दोनों तरफ? करने को कर सकते हो, या ज्यादा आसान तरीका बताता हूं। देखो ये क्वाड्रेटिक थी, ये इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है, इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। तो एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 जो क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। करेक्ट, इसके रूट्स मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये दोनों आए थे, ये दोनों इसी को सॉल्व करके आए थे। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। और एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट c बाय ए वाला फंडा लगा के 1/1। तो ओमेगा की पावर 3 1 आ गया, ओमेगा की पावर 3 बेटा 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से प्रूव हो गया कि ओमेगा की पावर 3 हमेशा जो है 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई किया और यहां पे c बाय ए करा तो 1 आ गया। सिमिलरली सम ऑफ रूट्स अगर कर दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस b बाय ए करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया -1, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0। एक और बहुत प्यारा रिजल्ट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपको लर्न करना है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है। दूसरी बात ये लर्न करनी है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये दोनों होती हैं। तीसरी बात आपको लर्न करनी है कि अगर ओमेगा की पावर 3 कर दूं तो हमेशा 1 आएगा। चौथी बात आपको लर्न करनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा। अब इसी के बारे में थोड़ी बातें और करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा तुम्हें बताया ये पहला या दूसरा लेक्चर जो है अपना डिटर्मिनेंट का, वहां से लगने लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसी चीज है जो जेई के पेपर में कहीं ना कहीं जरूर दिखती है, कहीं ना कहीं घुसा देंगे उसे किसी ना किसी टॉपिक के अंदर। एक ऐसा टॉपिक जो कि अलग अलग चैप्टर्स में मिक्स होता है बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। राइट, अब कैसे मिक्स होता है देखो, हायर पावर्स ऑफ ओमेगा, हायर पावर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जरा हाई पावर्स की बातें करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, बड़ा मजा आने वाला है। देखो ओमेगा की पावर 0 करोगे वो तो 1 ही होता है भाई, किसी की पावर 0 करे 1 होता है। ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा ही होगा, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा ही स्क्वायर ही होगा। ओमेगा क्यूब मैंने अभी बताया क्या होगा, 1 होगा। तो अब सोचो ओमेगा की पावर 4 क्या होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बेटा, ठीक है, 1 की ही पावर लेनी थी हमने, यूनिटी की क्यूब रूट है, 1 की पावर ही लेनी थी। हाँ, तो अब ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो यानी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही हो जाएगी, है ना। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही हो जाएगी, समझ गए ना, क्योंकि क्यूब तक तो 1 है। ओमेगा की पावर 5 क्या हो जाएगी, फिर से ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, इतनी भाई साहब तो 1 है, तो ये ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगी। ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ये भी 1 ये भी 1, दोनों 1 है ना, तो 1 ही हो जाएगी। तो तुम खेल शायद समझ रहे हो। अगली पावर जैसे ही ओमेगा की पावर 7 आएगी तो ये ओमेगा की 6 इंटू 1 लिखोगे, ओमेगा की 6 तक तो 1 है, ये फिर ओमेगा हो जाएगी। ऐसे ही ओमेगा की पावर 8 करोगे फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, ओमेगा की 9 करोगे फिर 1 हो जाएगी। तो ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, हमेशा ऐसा ही होगा कि 3 पावर्स 1 ओमेगा स्क्वायर, ये देखो पहले आई 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आई 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आई 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा भाई साहब, जितनी मर्जी बड़ी पावर कर दूं तो ये पैटर्न जो है रिपीट होता जाएगा। तो अब तुम समझ गए कि जब 3 का मल्टीपल आएगा, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, 3 के मल्टीपल वाली पावर्स में ओमेगा की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल ले लूं हमेशा 1 ही आएगा। तो इन जनरल मैं यहां लिख सकता हूं, इन सब की समरी यहां लिख सकता हूं
समरी यहां लिख सकता हूं कि भाई ओमेगा की पावर 3n हमेशा ही 1 होगी। 3 का कोई भी मल्टीपल ले लो, ओमेगा की पावर 3 1 होगी। हाँ, आयोटा जैसे 4 की पावर, और फिर देखो ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की 4, ओमेगा की 7, मतलब 3 के मल्टीपल से जस्ट नेक्स्ट वाला ओमेगा की पावर 3n प्लस 1। देखो 3 के बाद वाला, 6 के बाद वाला, 9 के बाद वाला, ये सब क्या होंगे? ओमेगा होंगे सर। तो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 फॉर्म की हमेशा ओमेगा होगी। और दो बाद वाले, 3 के बाद 2, 5, यानी 3n प्लस 2 हमेशा ओमेगा स्क्वायर होगा, हमेशा ओमेगा स्क्वायर होगा। लैग आ गया सर। लैग क्यों आ रहा भाई? देखो शायद अब ठीक हो गया होगा, वो 5-10 सेकंड का आता है, आई थिंक फिक्स हो गया होगा। एक बार चेक कर लो। ठीक हो गया सर, फिक्स्ड फिक्स्ड, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ अब ठीक हो गया है। तो अब आपको मैंने इस पूरी चीज की समरी दे दी है एक पेज पर। ये पेज आपके लिए बहुत कीमती है, लर्न ये करना है आपको कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स होती हैं, इनका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है, ओमेगा की पावर 3n 1 होता है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 ओमेगा होता है, 3n प्लस 2 में ओमेगा स्क्वायर आता है। ये हमने एक तरह से समराइज कर लिया, समराइज कर लिया बेटा। अब अगर मैं आपसे इसमें एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, ओमेगा की पावर 2023 प्लस ओमेगा की पावर 2024 क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो वही पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। देखो भाई 3 के फैक्टर तक तो 1 आएगा, तो 2023 से पहले 2022 जो है ये 3 से डिविजिबल होता है ना, 2 4 6, सम ऑफ डिजिट्स 6 आ रही हैं, तो 2022 तो 3 से डिविजिबल है। तो ये अपना क्या हो गया, 2022 इंटू ओमेगा लिख लिया, इसको 2022 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। ये वाली चीज तो 1 होगी क्योंकि ये 3n फॉर्म का हो गया, ये वाली चीज 1 हो जाएगी, ये वाली चीज 1 हो जाएगी। और अब ओमेगा प्लस ओमेगा, ये ओमेगा बचा, वो ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, जिसकी वैल्यू यहां से -1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी भाई, सही है ना? तो -1 हो जाएगा इसका आंसर, इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर -1 हो गया, जो मैंने आपके सामने बना दिया। देख लो भाई, सही है ना बात? तो ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बस इतनी सी थ्योरी आपको याद रखनी है। चलो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन एक करा देते हैं इस पे, एक सिंपल सा क्वेश्चन तो बनता है भाई। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस चीज की वैल्यू बतानी है किसके बराबर आएगी। ठीक है सर बताएंगे। तो देखो मुझे एक बात पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, तो ये जो 5 ओमेगा है इसको 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा ब्रेक कर देता हूं, है ना? सर आपके दिमाग में क्यों आया ये ख्याल? क्योंकि बेटा देख 3 प्लस 3 ओमेगा और 2 ओमेगा लिखा, और 3 ओमेगा स्क्वायर जो है, तो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये वाली चीज 0 बन जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कि भाई जो मेरा 5 ओमेगा था उसे 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा ब्रेक करा, तो 3 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन तीनों में से, और एक 2 ओमेगा बाहर है ही, ये वाली चीज वैसे ही 0 होती है, तो एक्चुअली ये 2 ओमेगा बन गई, ये वाला ब्रैकेट 2 ओमेगा बन गया। ठीक है, और होल स्क्वायर तो था ही, इसका होल स्क्वायर भी करना था। अब अगर तुम ये समझ गए तो इस वाले को ओरली बताओ क्या आएगा, ओरली बताओ क्या आएगा, ओरली करना है, लिखना नहीं है। 5 ओमेगा स्क्वायर को 3 प्लस 2 ब्रेक करूंगा, 3 वाला तो 0 बन जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, बस समझ गए, 2 ओमेगा स्क्वायर, और बाहर तो होल स्क्वायर है ही, बाहर तो बेटा होल स्क्वायर है ही। बस अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। ये वाला ब्रैकेट है 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 4 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा होता है, आज बताया था। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है भाई साहब? ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है। फिर से 4 कॉमन,
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जो फिर से -1 होता है। सो 4 इंटू -1 -4 हो गया आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। अभी देखना ये कैसे लगेंगी डिटर्मिनेंट्स के अंदर, फिर तुम्हें याद नहीं होगी, इसलिए बोल रहा हूं इन्हें जल्दी से जल्दी लर्न करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में फिर ये वाली प्रॉपर्टी बहुत लगने वाली है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इजी था ना क्वेश्चन? आसान था, बहुत आसान था। चलिए, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में अब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि फिर तो क्या है, तुम उसी में करते रह जाओगे। चलो एक और ये देखते हैं, एक और ये देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। ध्यान से देखिए, ये है 4, ये है 5 -1 प्लस √3i/2। तो ये वाला तो अपना क्या हो गया, ओमेगा ही लिखा हुआ है। ये ओमेगा लिखा है दोस्त, है ना। ओमेगा की वैल्यू याद करो क्या थी, अभी तो सर लर्न नहीं हुई, हो जाएगी भाई। ये देख, -1 प्लस √3i/2 ये होती है ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा स्क्वायर में दोनों में माइनस आते हैं, राइट। तो ये वाला तो ओमेगा है, और इसको अगर ध्यान से देखो, देखो ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज आ जाएगी। यानी ये चीज माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखी है, ये चीज क्या लिखी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखी है बेटा। आया ना मजा? ऐसे कहीं पर भी घुस जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए ध्यान से। हाँ, तो बस अब सवाल बन गया 4 प्लस 5 इंटू ओमेगा की पावर 334 -3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 365। 365। इधर देखिए, इधर देखिए भाई, अब क्या हो जाएगा, बस इसको तो फिर ओमेगा की पावर 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 334 और -1 की पावर 365, और नंबर है ना, तो माइनस एक बाहर आके प्लस दे देगा, क्योंकि -1 की पावर 365 बीइंग ऑड -1 देगा, और एक माइनस पहले से था, तो +3 ओमेगा की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 365 इंटू 2 कर दो, 730 हो जाएगा। 730 हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ आया है? क्या ये स्टेप समझ आया है बेटा? जल्दी से अब पोल में उत्तर देना है अब तुम्हें। अब तो भाई पोल में आंसर देना है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। करो करो भाई। ओमेगा की पावर 334 को क्या लिख लोगे? ओमेगा की पावर 334 को 333 इंटू ओमेगा, और ये तो 1 हो गया, यानी ओमेगा ही हो गया। इतनी चीज तो बस ओमेगा हो गई। 730 के बारे में सोचते हैं, बस ये देखा करो 3 का मल्टीपल कौन है, 3 का मल्टीपल कौन है 730 के आसपास। 730 से 7 3 10 होता है, तो 729 हो जाएगा। 729 है ना, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहा हूं मैं, तो फिर से ये भी भाई हमारा ओमेगा ही हो जाएगा। ये भी ओमेगा हो जाएगा दोस्त, ये भी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, तो 4 प्लस 8 ओमेगा हो गया ये, और अब लास्ट में ओमेगा की वैल्यू चिपका दो भाई। तो 4 - 4 + 4 √3 आयोटा, 4 4 कट गए, आंसर हमारा आ गया। आंसर हमारा आ गया भाई, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बस ये तुम्हें देखना था हायर पावर्स क्या आपको बता रही हैं। तो दोनों की दोनों ही ओमेगा में सिंप्लीफाई हो गई, दोनों की दोनों ही ओमेगा में सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है भाई। क्लियर? बस अब तो 4 √3 आयोटा आ गया है, सी ऑप्शन अपना आंसर। अरे पोल तो भाई चल ही रहा है। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब आप शायद समझ गए, हल्का फुल्का बताया। अब देखो यार, ये मत सोचना सर और सवाल कराओ, सर और सवाल, फिर तो बेटा इसी में एक ही टॉपिक हो पाएगा ना आज। मैं आपको सिर्फ आज के लेक्चर का उद्देश्य ये है कि आपको हल्का फुल्का बता दूं, ताकि जब ये लगेगा तो आपको दिक्कत ना है। बाकी डेप्थ में पढ़ना है तो भाई साहब आपके पास पूरा अर्जुना का एक्सेस है, वहां से आप पूरा डेप्थ में पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है, आराम से पढ़ सकते हो।
ठीक है, तो लेक्चर का उद्देश्य समझो ये है कि भाई आपको पता रहना चाहिए। अब जैसे मैं अभी डिटर्मिनेंट में ओमेगा यूज करूं तो अब तुम्हें पता होगा एटलीस्ट ओमेगा होता क्या है, ये नहीं अरे सर ये क्या नई चीज आ गई, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बारे में ये 4 चीजें लर्न करनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज पे। अब आगे का मामला तो थोड़ा हल्का ही लगेगा तुम्हें, इजी ही लगेगा, ठीक है। यस सर यू आर राइट। हाँ, फिर वही बात, देखो अब कुछ लोग कह रहे हैं सर और क्वेश्चन कराओ। अरे भाई मुझे भी पता है, बड़ा मन करता है देखो जब एक नया कॉन्सेप्ट सीखो सवाल लगाने का, बट बेटा फिर उसी में फिर एपीजीपी रह जाएगी, फिर जहां पे इनफाइनाइट जीपी बनेगी एजीपी बनेगा वहां तुम वहां फंस जाओगे। तो मेरा काम यह है कि तुम्हें इस चैप्टर में वो सब चीजें एक बार हल्का फुल्का सा आइडिया दे दूं, जहां पे तुम 12th में आओगे तो एटलीस्ट अगर 11th तुमने नहीं पढ़ी थी ढंग से, ताकि तुम्हें 12th समझ आ जाए। नहीं पढ़ा है सर एपीजीपी, भाई पढ़ ले फिर। अगर एपीजीपी भी नहीं पढ़ा है, 10वीं से पढ़ाते हैं एपी, अभी भी नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा दोस्त। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म सब लोग जानते हैं ये होती है, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा बस याद दिलाऊंगा। सम ऑफ n टर्म्स होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई अलार्मिंग सिचुएशन है। एपी भी अगर नहीं पढ़ा है, कितने लोगों ने एपी नहीं पढ़ रखा है, चलो एपी पढ़ रखा है तो थम्स अप कर देना, ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो थम्स डाउन कर देना भाई। एपीजीपी चलो दोनों को ही मिला लेता हूं, एपीजीपी तो पता होना चाहिए क्या होता है। हाँ, एपीजीपी तो भाई करने पड़ेगा, एपीजीपी तो आता है सर। यस सर, अर्जुना में आपने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सर मैं आपका झुंझुना, तू कहां से आ गया बेटा झुंझुना वाले यहाँ पे। झुंझुना मतलब अर्जुना इस साल का, इसने लक्ष्य का भी ले लिया। आता है सर, अर्जुना वालों लक्ष्य में मत अटेंड करो यार, तुम अर्जुना में ही रहो जो इस साल अर्जुना में है। हाँ चलिए देखते हैं। 86 13% लोग जिन्हें एपीजीपी नहीं आता। क्या बेटा इसमें को तुम क्या सोच रहे, इसमें कोई मेडल मिलना चाहिए तुम्हें, हैं? खुशी खुशी की बात है। 13% लोगों की बात कर रहा हूं मैं कि भाई तुम क्या सोच के 12वीं क्लास में आए हो। सर हमारी 11th वेस्टेड है सर, हम तो यही सोच के आए हैं कि आप पार करवा देंगे। अरे भाई साहब मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं कि मैं बेटा तुम्हारे ऊपर एक आशीर्वाद रखूंगा और हो जाएगा। पढ़ना तो तू नहीं पड़ेगा दोस्त। एपीजीपी के फंडे भी नहीं पता, बेसिक की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, भाई साहब 12th में कैसे काम चलेगा। पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई। हाँ वेस्टेड वेस्टेड चिल्लाने से नहीं होगा, कूल नहीं लग रहे हो वेस्टेड चिल्लाने से। कई लोग अपने आप को कूल समझने लगते हैं वेस्टेड वेस्टेड कहना। सम ऑफ एपी ये होता है, एक और होता है सम ऑफ एपी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ सर 10वीं में पढ़ा था सर। जीपी नहीं आता, कोई नहीं, चल जीपी सुन ले, हल्का फुल्का सा बता देता हूं। जीपी का मतलब जहां कॉमन डिफरेंस आता है, जैसे 2 हो गया, रेशियो आता है 2 6, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसमें, अगले में भी 3 मल्टीप्लाई 18 कर लो, 18 3 54 कर लो। ऐसे एक तरह से जैसे इसमें ऐड होता जाता है, जैसे इसमें 2 ऐड होता जाता है, 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, तो इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस सब में 3 हो गया एपी के अंदर, राइट। जीपी के अंदर कॉमन रेशियो आ जाता है। अगर आप इसे देखें 6/2, 18/6, 54/18, सबका रेशियो 3 हो गया, कॉमन रेशियो यहां पे आ जाएगा 3। फर्स्ट टर्म तो वही है 2, कॉमन रेशियो 3 हो गया, ठीक है। तो पहली टर्म हो गई ए, दूसरी हो गई ए आर, तीसरी हो गई ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ऐसे करके होता चला जाता है। इसमें आर आर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। कॉमन रेशियो आर, जैसे इसमें डी ऐड होता जाता है, इसमें आर मल्टीप्लाई होता जाता है हर एक टर्म में, तो nth टर्म बन जाती है ये, और सम ऑफ n टर्म्स का बन जाता है ये। लर्न कर लो भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कुछ, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्वियसली आर इज नॉट इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, नहीं तो डिनोमिनेटर में कबाड़ा मच जाएगा बेटा, R1 ले लिया तो। जी सीक्वेंस एंड सीरीज करके टॉपिक आता है, उसमें होता है भाई, ये तो स्कूल लेवल पर भी पढ़ना चाहिए था, 11वीं पास करके आए हो।
गजब है भाई, 11वीं कैसे पास कर लेते हो एपी जीपी बिना पढ़े, ये बताओ जरा। सर आता है बट सवाल नहीं करे, हाँ कोई बात नहीं, सवाल नहीं करे वो अलग बात है, बट हाँ बेसिक फंडा आना चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिएगा 12th में कि तुमने बहुत सवाल कर रखे हो एपी जीपी, मुझे पता, ये तुम्हें पता होना चाहिए सम ऑफ एपी क्या है, सम nth टर्म ऑफ एपी क्या है, जीपी क्या है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले इस पेज पे लिखे हैं पता होने। चलिए बाकी मैं सवाल तो मैं कराऊंगा ना अभी एक दो थोड़े बहुत। हाँ तो अब 3 नंबर जब भी एबीसी एपी में दिए हो या जीपी में दिए हो, मान लो एबीसी है 3 नंबर्स, ठीक है जी, मैं अब क्या करना चाह रहा हूं, अगर वो एपी में है तो उसकी क्या कंडीशन आएगी, जीपी में है तो क्या आएगी, एचपी क्या है, एचपी क्या होता है वो बताऊंगा अभी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होगी, ये तीनों बातों का आपको पता होना चाहिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ इधर देखो, इधर देखो भाई, तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में की कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी होगा, है ना भाई। बेसिक फंडे से जा रहा हूं कि एपी का मतलब होता है उनमें डिफरेंस सेम आना चाहिए, डिफरेंस सेम रख दिया बी माइनस ए और सी माइनस बी का, तो यहां से थोड़ा इधर उधर ले जाएं, बी को इधर कुदा दें और ए को इधर कुदा दें, तो टू बी बराबर ए प्लस सी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपी की कंडीशन होती है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। जब भी मैं तुम्हें कहीं पर भी बोलेंगे 3 नंबर एपी में, ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट में आएगा 3 नंबर एपी में, तो भाई टू बी इक्वल टू ए प्लस सी ले लेना बस। 3 नंबर एबीसी अगर एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। सर लॉग क्यों नहीं करवाया आपने, एक लगा हुआ है, एक लगा हुआ है पहले मिनट से अभी तक वो यही टाइप करे यार, ऐसा लॉग क्यों नहीं कराया। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि मैंने लॉग पढ़ने को तुम्हें बोला था, उसे तो ये मतलब है सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, आप क्यों नहीं लाइव चिल्ला रहे मेरे सामने, मैं तो ये देखना चाहता हूं सर, मुझे पढ़ने से थोड़ी ना मतलब है। हाँ उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि सर आपने बोला था अर्जुना में से देख लेना ना, सर आप चिल्ला चिल्ला के लाइव आके मेरे सामने परफॉर्मेंस दीजिए लॉग की, मैं तो तब मानूंगा कि सर आपने पढ़ाया है। हाँ सर ने पढ़ा दिया, मैं खुश हो गया, मुझे आता है नहीं आता उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पढ़ ले भाई, मत कर ये सब काम, नहीं तो थोड़े दिन बाद 12th वेस्टेड भी चिल्लाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो काम बोला जा रहा है वो करते जाओ, मैं तुम्हें बता चुका हूं लॉग कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, होमवर्क दे चुका हूं पिछले हफ्ते, पिछले फ्राइडे तुम्हें दिया था, पिछले थर्सडे। एचपी क्या है, आ रहे हैं बेटा, एचपी पे भी आ रहे हैं। इग्नोर सर, अरे इग्नोर ही तो नहीं होता यार, बस ये लगता है यार कि बच्चा है बेचारा पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। पिछला वाले में एक पूछ रहा है सर 730 पावर कैसे हो गया, वाह बेटा वाह, 2 और 365 को मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा जी, ये करा हुआ है सामने, मल्टीप्लाई होंगी ना पावर, इसलिए हुआ है। जी हाँ जीपी पे आते हैं, जीपी का मतलब रेशियो सेम, तो बी अपॉन ए, तो बी और ए का रेशियो है वही सी और बी का रेशियो होना चाहिए, तो यहां से प्यारा सा रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ठीक है। एचपी क्या है सर, इधर देखो, एचपी बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई उसमें नया कुछ नहीं है, एचपी का मतलब बस ये होता है उसके रेसिप्रोकल एपी में होंगे, कभी भी एचपी लिख देना, बहुत बार दिखेगा तुम्हें, तुम डरोगे अरे एचपी एचपी, एचपी कुछ नहीं है भाई, ऐसे नंबर जिनके रेसिप्रोकल एपी में है, जैसे 1 हो गया, हाफ हो गया, 1/3 हो गया, तो ये क्या हो गई, एचपी हो गई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गई, क्यों, क्योंकि अगर इनको उलट पुलट कर दूं, इनके रेसिप्रोकल ले लूं तो एपी आ जा रही है 1 2 3, किसी भी एपी का रेसिप्रोकल कर दो वो एचपी बन जाएगी। सर 0 हो गया तो 0 नहीं होगा, ठीक है, बिना 0 वाली एपी को रेसिप्रोकल कर दें एचपी, तो अगर एबीसी एचपी में है तो उसका एक ही मतलब है कि भाई साहब 1/a 1/b 1/c जो है एपी में होंगे, जब भी एचपी का सवाल आए उसे एपी के सवाल में कन्वर्ट कर दो। पढ़ा है सर, अच्छी बात है बेटा। और फिर अब बस एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b के बराबर हो गई है ना, क्योंकि अब तो एपी का सवाल बन गया, इनकी डिफरेंस सेम, बाकी 1/b को इधर, तो 1/b मिला के 2/b, 1/a को राइट में, एलसीएम खेलेंगे, तो यहां से b की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी 2ac अपॉन a प्लस सी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपना एचपी का रिलेशन हो गया। तो ये तीनों रिलेशन लर्न करने हैं। एपी मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी, जीपी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एचपी मतलब बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। बिल्कुल अच्छी तरह से तीनों रिलेशन अपने को लर्न होने चाहिए। चलो भाई, टाइम फॉर सम एक्शन। थोड़े से सवाल, वो भी 2024 के सीधे उठा लेते हैं। देखो मैं जान के तुम्हें रिसेंट करा रहा हूं ताकि तुम्हारा डर निकले। ये नहीं सोचना है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पा, अरे सर इतना सा थ्योरी बढ़ा के सर हम कैसे सर 2024 का लगा लूंगा। सब लगा लेगा। पहले तो डरना बंद कर भाई, डरना बंद करोगे तभी तो सवाल लगेंगे। तो पढ़ो, बिंदास पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तुम्हें आता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इधर देखो, सेकेंड, एट्थ एंड 44th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म ऑफ जीपी। अच्छा, खेल समझ रहे हो। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1, एपी की पहली टर्म 1 दे दी और बोल रहे हैं उस एपी की सेकेंड, एट्थ एंड 44th टर्म जीपी बना रही हैं। तो सेकेंड टर्म क्या होती है? सेकेंड होती है ए प्लस डी। और एट्थ टर्म क्या होती है? एट्थ होती है ए प्लस 7d, है ना भाई। और 44th टर्म एपी की होती है ए प्लस 43d। ये तो पता है ना भाई। एपी की जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो भाई ए की जगह तो 1 डाल दो, तो 1 प्लस डी हो गई, ये हो गई 1 प्लस 7d, ये हो गई 1 प्लस 43d। डी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बट कह रहे हैं कि ये जो तीन भाई साहब आए हैं, ये जो तीन वैल्यू आई हैं, ये क्या है? ये जीपी की पहली तीन टर्म्स है, मतलब ये तीनों जीपी फॉर्म कर रही हैं। तो तीन नंबर्स अब कौन कौन से? 1 प्लस डी, 1 प्लस 7d, 1 प्लस 43d, ये बेटा जीपी फॉर्म कर रही हैं, ये जीपी फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, बस अब तो जीपी का मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, जो अभी सीखा था कि तीन नंबर जीपी में, मतलब बीच वाले का स्क्वायर बराबर इनका प्रोडक्ट। तो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये लगा दिया बस जीपी की कंडीशन। और इस इक्वेशन को ओपन करो, प्यार से डी निकल कर आएगा, डी निकल कर आएगा। ठीक है, करके देखो जरा, जल्दी निकालो, आंसर निकालो, मजा आएगा। तो ओपन करते हैं, 1a स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14d, 1 प्लस 43d प्लस d प्लस 43d स्क्वायर। 1 से 1 कटा, 43 और एक 44d, 43d स्क्वायर, ये पूरा इससे कटेगा तो 6d स्क्वायर बचेगा, ये 14d उससे कटेगा तो 30d बचेगा। 6 भी काट दो भाई, 6 भी काट दो, बड़ी प्यारी कैलकुलेशन हो गई। तो d स्क्वायर बराबर 5d आ गया। अब यहां से एक तो d0 ही आ रहा है, काट लूंगा, कॉमन ले लो लेफ्ट ले जाके, d0 और d5 आ गए, दो आ गए, बट d0 को रिजेक्ट करोगे। क्यों रिजेक्ट करोगे? कौन बताएगा d0 को रिजेक्ट क्यों करूंगा? सर प्लीज स्लो। अबे यार, इस मतलब क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व भी करूं बच्चों की तरह धीरे धीरे? 11वीं क्लास में वाले अर्जुना में भी इतनी स्पीड से करता हूं बेटा, तुम चाहते हो तुम्हारे में और धीरे करूं, कैसे करोगे बेटा जे? ये बताओ। लो धीरे धीरे कर देता हूं, धीरे धीरे सुन लो भाई, स्लो स्पीड में। इस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी खोल दिया, 1 से 1 काट दिया, 49d स्क्वायर और 43d स्क्वायर में बचा सिर्फ 6d स्क्वायर। ठीक है, 44d और 14d में सिर्फ 30d बचा, 6 भी काट दिया, तो d स्क्वायर बराबर 5d बचा, है ना। d स्क्वायर बराबर 5d, या तो लेफ्ट में ले जाके कॉमन ले लो, तो एक d0 दिखेगा, एक d5 दिखेगा। इक्वेशन थी तो सॉल्व कर रहा हूं बेटा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में भी मैं इतनी स्लो करूंगा क्या? ये बताओ, है ना। अब d0 मैंने क्यों रिजेक्ट किया? वेरी गुड, काफी लोगों ने उत्तर दे दिया, क्योंकि लिखा है नॉन कांस्टेंट एपी है। d0 में तो क्या हो जाता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये एपी होती है। अगर इसमें d0 डाल दूंगा, सारे a आ जाएंगे, कांस्टेंट नंबर्स बन जाएंगे। अगर कांस्टेंट नहीं चाहते तो d0 नहीं होना चाहिए, यानी कि d को सिर्फ 5 लेना पड़ेगा। बाकी a तो था ही, a और d मिल जाए तो बस राजा बन गए हम। किसी भी एपी का a और d मिल गया तो राजा बन गए, है ना, क्योंकि सब कुछ मिल गया। फिर तो हमें क्या पूछा है?
सम ऑफ 20 टर्म्स, तो S20 इज 20/2 2A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिया। 10वीं क्लास वाला क्वेश्चन है, देख लो। 20/2 हो गया 10, A की जगह डालना है 1 और D की जगह डालना है 5, तो 19 इंटू 5 हो गया, तो 10, 2 प्लस 95। ठीक है भाई साहब, तो 970 हो गया उत्तर, 970 हो गया आंसर। ए ऑप्शन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। क्या इसमें है बताओ, टफ है ये? क्या ये टफ क्वेश्चन है? क्या तुम इसे नहीं एग्जाम में फोड़ सकते बिना बहुत ज्यादा डेप्थ में भी एपीजीपी पढ़े? एनसीईआरटी लेवल की एपीजीपी का क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्त, बेटा थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो बच्चे 11th में जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा या कभी पढ़ाई नहीं करी जेई लेवल की और उन्हें मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगेगी, तो ना देखो दो तरीके हैं, या तो मैं बिल्कुल स्पीड स्लो कर लूं, धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हें भी लगेगा अरे वाह मजा आ गया सर, सब समझ आ रहा है सर, बट बेटा जेई की लेवल तो नीचे नहीं आ जाएगा ना उससे। तुम्हें अल्टीमेटली जेई लेवल पे पहुंचना है, तो तुम्हें अगर थोड़ा सा मेरी स्पीड फास्ट लगे तो वो तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप तो है, वहीं तो तुम्हें पहुंचना है अल्टीमेटली। तुम अगर अपनी स्पीड से ही पढ़ते रहोगे तो जेई की स्पीड तक कैसे पहुंचोगे भाई, है ना? तो आप इस ऐसा मत सोचना, जो लोग सोच रहे हैं सर बड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, मुझे क्या, मैं तो बहुत स्लो स्पीड में बढ़ा दूंगा, बट उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फायदा इसी चीज में है कि हम जेई लेवल तक पहुंचे, ना कि जेई लेवल हमारे लेवल तक पहुंचेगा। इसको आपको ध्यान रख के समझना, क्योंकि तुम लोग मैच्योर लोग हो, 12वीं में आ गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो अभी कि यार सर हमें तो हल्का ही पढ़ाओ सर। तुम्हें पता है कि अब कंपटीशन फेस करना है, सभी बच्चों के साथ कंपटीशन है, तो स्पीड एटलीस्ट उतनी तो रखो जो बोर्ड लेवल में है। हाँ सर आप अपने हिसाब से पढ़ाइए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ वही वही, मैं बिल्कुल वही स्पीड रख रहा हूं जो मुझे लग रहा है सही होनी चाहिए स्टार्टिंग के हिसाब से, और धीरे धीरे बढ़ेगी। इसको अभी तुम देखना एंड तक किस स्पीड तक पहुंचा देंगे। जो लोग 11वीं में मुझसे पढ़ते थे उनको समझ वो सोच रहे होंगे सर थोड़ा स्लो करा रहे हो आप, क्यों? क्योंकि उनके एंड तक मैंने बहुत फास्ट स्पीड कर दी थी, वही तुम्हारा को भी करूंगा, एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी स्पीड भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है सर, फुल स्पीड रखिए। नहीं अभी फुल स्पीड नहीं, धीरे धीरे तो बेटा स्पीड बढ़ेगी। फुल स्पीड अभी कर दी तो बेटा आधे तो यहीं फैल जाएंगे सर, ये क्या हो गया सर? फुल स्पीड तो वरुण एडवांस तक पहुंचते पहुंचते होगी वहां होती है फुल स्पीड। लक्ष्य और अर्जुना में स्पीड स्लो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो ना तुम यार, कोई भी चैप्टर पहली बार पढ़ोगे, रिवीजन के बैचेस में ज्यादा स्पीड होगी। चलो एक और देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन जेई मेन 2024 का। जीपी ऑफ 64 टर्म्स, तो एन की वैल्यू दी है 64। सम ऑफ ऑल द टर्म्स एस एन, यानी S64 जो दी है, S64 जो दी है वो दी है 7 टाइम्स, ध्यान से पढ़ना, 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। SO लिख देता हूं, SO क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? अभी समझाता हूं मतलब। ध्यान दीजिए, तो ऑड टर्म्स, पहले तो सारी टर्म लिख लो, देखो ए होती है पहली, जीपी की अगली होती है ए आर, आर मल्टीप्लाई होता जाता है, अगली होती है ए आर स्क्वायर, अगली होती है ए आर क्यूब, अगली होती है ए आर 4, ऐसे करते करते चलती जाएंगी टर्म्स। तो वो बोल रहा है एसओ का मतलब जो ऑड नंबर पर है, मतलब पहली, तीसरी, पांचवी, फिर अगली वाली तुम समझ गए, सातवीं आ जाएगी, तो जो ऑड नंबर्ड टर्म्स हैं उनका सम एसओ है। समझ गए ना? ए फिर ए आर 4, इन सब का सम अपने को एसओ बोल की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एन की जगह 64 ले लेंगे। गॉट इट? एन की जगह 64 ही ले लेता हूं चलो, क्योंकि एन तो दिया ही हुआ है 64। यही फॉर्मूला था सम ऑफ जीपी का, यही फॉर्मूला था भाई साहब, देख लो, देख लो जिन्हें याद नहीं है अभी दिखा देता हूं। पहला वाला लगा दिया मैंने, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1।
चलिए अब एस 7 टाइम्स एस ओ, अब एस ओ क्या होगा बस ये समझना है। एस ओ क्या होगा, लैग 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 आ रहा है, लैग आ रहा है। अब देखिए जरा लैग फिक्स हो गया क्या? क्या मेरी आवाज क्लियर है, जल्दी से बताइए। हाँ फिक्स्ड हो गया क्या? आज थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, एक बार जरा चेक करिए। जल्दी से चेक करके बताइए। फिक्स्ड सर, फिक्स्ड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं स्पैमर्स, ऐसे मत बोलो यार, हो सकता है जेन्युइनली फील किया हो। मतलब कुछ भी चीज लिखे और कोई भी कुछ लिखे जो तुमने फील नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो स्पैमर ही है। इस बात को भी समझना है, किसी को भी स्पैमर मत लेबल करो ऐसे। हाँ मतलब कोई बहुत ही अजीबोगरीब बात कर दी किसी ने तो अलग बात हो गई, क्योंकि हो सकता है बेटा कोई कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, आप नहीं कर रहे हो। ऐसे स्पैमर कह के क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसे लगता है यार मुझे स्पैमर कह दिया, मैं लिखूं या ना लिखूं अगली बार। इसलिए सभी बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे किसी को भी स्पैमर मत बोलो, ठीक है? खुद को सोचो ना, तुम्हारे ऊपर रख के देखो, कोई तुम्हें बोल दे तो कितना बुरा फील होगा, अरे यार मैं तो स्पैमर हुई नहीं, मुझे स्पैमर कह दिया। हाँ हुआ था सर, अब फिक्स हो गया है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है बेटा जी। अब ठीक है, चलो दोबारा सुन लो, मैं क्या कह रहा था कि हमें दिया है S64 बराबर 7 टाइम्स SO, यही तो इक्वेशन बनाने को दिया है। S64 तो ये है भाई सम ऑफ n टर्म्स का, सीधे सीधे मैंने फॉर्मूला चिपका दिया, मैं तुम्हें बस यही दिखा रहा था कि सम ऑफ 64 टर्म्स यानी सम ऑफ n टर्म्स का मैंने बस ये फॉर्मूला लगाया है, Sn वाला, n की जगह 64 डाल दिया, बस दैट्स इट, ये लिख दिया। अब 7 इंटू SO, अब SO की बात करनी है, मेन चीज अभी आ रही है, मेन चीज अब आ रही है, इसलिए ध्यान से देख लो क्योंकि लैग जो आया सही समय पे आया। एसओ का मतलब इन सब टर्म्स का सम। पहली बात तो ये कि ये कितनी टर्म होंगी, 32 होंगी, क्योंकि टोटल 64 टर्म्स थी, 64 थी, आधी इवन प्लेस पे आधी ऑड प्लेस पे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 32 होंगी, एसओ में नंबर ऑफ टर्म्स तो 32 होंगी। फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी, पहली टर्म तो ए, और ये भी एक जीपी है, बस कॉमन रेशियो इसका आर स्क्वायर हो गया। देख लो जरा, जो पहली और तीसरी और पांचवी टर्म है इसमें ये भी जीपी हो रही है, बस कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है। देखो इसको इससे डिवाइड करूं आर स्क्वायर आ रहा है, इसको इससे करूं आर स्क्वायर आ रहा है, तो कॉमन रेशियो में आर स्क्वायर आ जाएगा। तो एसओ की जगह क्या लिख दूंगा, ए की जगह तो ए रहेगा, आर की जगह आर स्क्वायर, और एन की जगह 32 रहेगा। क्या ये इक्वेशन सही है? जरा ध्यान से देख लो, बस एसओ में मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए की जगह तो ए ही रखा, आर की जगह आर स्क्वायर कर दिया, और एन की जगह 32 कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 32 हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी ना, इवन पे 32 ऑड पे 32, तभी तो 64 थी, तभी तो 64 थी बेटा। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, तो ए आर की पावर 64 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज 7 इंटू, इसमें भी देखो 32 इंटू 2 आर की पावर 64 ही हो गया। तो मजे की बात यह है ए तो कट गया, और साथ में ये भी भाई साहब कट गए पूरे पूरे, ये भी भाई साहब कट गए पूरे के पूरे। आया ना मजा? देखो कितना प्यारा हो गया क्वेश्चन। और अब यहां तो बचा 1 अपॉन आर माइनस वन, यहां बचा 7 अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, जिसको फिर आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन लिख दिया। आर माइनस वन फिर कट गए, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आर प्लस वन उधर ले गए, तो आर प्लस वन बराबर 7, आर प्लस वन बराबर 7 हो गया भाई, आर प्लस वन बराबर 7 हो गया, यानी आर की वैल्यू 6 हो गई। आर इक्वल टू 6, बी ऑप्शन होना चाहिए इसका, बी ऑप्शन होना चाहिए, था ना? देखो कितना इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एसओ की वजह से बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां लग गया। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बता दीजिए, क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे। लल्लू क्वेश्चन था सर। हाँ, चलो अब एक सवाल तुम्हें थोड़ा सा मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको निपटाना। बढ़िया क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है, A1 A2 एपी है, सेवेंथ टर्म दी हुई है यानी A+6D दिया हुआ है, और ये प्रोडक्ट मिनिमम है। यहां पे आएगा मजा, आएगा मजा। A1 A4 का प्रोडक्ट मिनिमम है। A1 A4 का मतलब हो गया, A1 तो A होता है, A4 होता है A+3D। ये मिनिमम करना है, तो अब क्या करना, बेसिकली डी को हटा देना, डी की वैल्यू यहां से यहां पुट कर देना, और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू होल स्क्वायर बना के निकाल लेना। कल बताया था ना लास्ट क्लास में फंडा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके मिनिमम वैल्यू वाला फंडा लगेगा यहां पे। कर लोगे, कर लोगे इसको ट्राई एक बार। कुछ भी नहीं करना है, बस डी को एलिमिनेट करके यहां रखना है। ए में एक एक्सप्रेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक सा, और उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देना। बड़ा मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इसको निकालना। इसको होमवर्क में करना है भाई आपको, एपी के ऊपर, ठीक है। 32 कैसे आया सर? सुशील भाई साहब पूछ रहे हैं, बेटा जी अगर आपके पास 64 टर्म लिखी हैं, कॉमन सेंस थोड़ा सा कम कॉमन है, A1 A2 A3 A4 ऐसे 64 टर्म्स लिखी हैं, तो ऑड टर्म्स कितनी होंगी? एक, ये इस तरह से ऑड वाले कितने होंगे? आधे ऑड होंगे, आधे इवन नंबर पे होंगे। तो 64 का आधा 32 हो गया, 32 इवन टर्म्स हो गई, 32 ऑड टर्म्स हो गई। यहां से आया 32, यहां से आया भाई 32। सर रेट आर होगा सर, है रेट, अबे कॉमन रेशियो कहते हैं उसे, रेट। ये देख, ए के बाद सीधे ए आर स्क्वायर लेना है ना, थर्ड फर्स्ट के बाद थर्ड टर्म लेनी है, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही फिर फिफ्थ लेनी है, फिर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो एक्चुअली इसका आर स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, सर ओमेगा का स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे करेंगे कि ओमेगा स्क्वायर आ जाए? प्लीज एक्सप्लेन सर। अरे मेरे भाई हिमांशु, हिमांशु मेरे भाई, इतनी प्यार से पूछेगा तो बता ही दूंगा, चल बता देता हूं कैसे करेंगे। ये देखो भाई हिमांशु, ओमेगा जो है थे हमारे पास -1 + √3i/2 थे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं जरा। इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ऊपर a - b होल स्क्वायर लगा देंगे तो 1 + √3i का होल स्क्वायर -2 √3i/4, ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर। और आई स्क्वायर -1 होता है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी थोड़ी देर पहले, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहां -1 चिपका दो, -2 √3 आयोटा/4, बस -2 को कॉमन ले लो और 4 के साथ काट दो तो 2 रह जाएगा बस, है ना भाई। 4 में से 2 काट दिया कॉमन लेके तो वही आ गया। देखो यही चीज ओमेगा स्क्वायर प्रूव हो गई भाई साहब, ये देखो, यही तो बोला था मैंने, ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है हिमांशु जी, अब आप खुश हैं? स्क्वायरिंग बोथ से करके तो देखा करो बेटा, करके देखते तो जरूर हो जाता, बस a - b होल स्क्वायर लगाना था, दैट्स इट। चलो हो गई ये बात, आगे बढ़ जाते हैं अब। तो अब हम ये वाला होमवर्क पे करेंगे। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट जीपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसी बात है कि भाई इनफाइनाइट जीपी तुम्हारी फिजिक्स में भी लग जाएगी, बहुत जगह लग जाएगी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आना चाहिए। अब इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर जीपी में इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। और इनफाइनाइट जीपी की बात तभी लॉजिकल है अगर कॉमन रेशियो -1 से 1, ये याद रख लो यार। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 1 ले लिया, फिर हाफ ले लिया, 1/4, 1/8, 1/16, तो आप देख पा रहे हैं कॉमन रेशियो यहां पे हाफ है, क्योंकि हर टर्म में हाफ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो कॉमन रेशियो इनफाइनाइट जीपी तक, अगर इंफिनिटी तक टर्म्स ले जानी है तो कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में ही रखना है। क्लियर है? हाँ,
कॉमन रेशियो -1 से 1 होगा, तभी इनफाइनाइट जीपी विल मेक एनी सेंस। कॉमन रेशियो हाफ है, और जैसे सम ऑफ n टर्म्स होता था वैसे ही सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 - r होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 - r होता है। a क्या होता है? वही फर्स्ट टर्म। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। सर ये कहां से आएगा? देखो फिर वही बात, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का लॉजिक है, पर हर चीज का समय नहीं है। समझ गए ना? हर चीज का समय नहीं है, तो जो मेन चीजें हैं बस वो बता रहा हूं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी याद कर लीजिए, ऐसा होता है। a कितना था इस सवाल में? 1, तो a है 1, r तो हाफ निकाला ही था, तो 1/1/2, तो सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी विल बी इक्वल टू 2। करेक्ट? हाँ, तो कभी भी इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो ना 1 होगा ना -1 होगा, सिर्फ इनके बीच में होगा। 1 से बड़ा भी नहीं होगा, -1 से छोटा भी नहीं होगा। -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे रैशनल हो, इरैशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो मर्जी हो, बस वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। और ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकल जाएगा, निकल जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो काफी जगह बनेगा, कभी भी इंफिनिटी तक जीपी मिल जाए, बहुत इजी फॉर्मूला है। सोचो एसएन का फॉर्मूला ज्यादा खतरनाक था, एसएन का फॉर्मूला ज्यादा खतरनाक था। एस इन्फिनिटी तो सिंपल, क्योंकि एसएन में एन की टर्म भी आ रही थी। एस इन्फिनिटी तो कितना आसान है, a/1 - r। जीरो भी होगा क्या? अरे जीरो कॉमन रेशियो कैसे हो सकता भाई? r कभी जीरो होता ही नहीं, जीपी में कभी भी r जीरो नहीं होगा। रेशियो कैसे जीरो कॉमन बार बार आ सकता है? नॉन जीरो होता है r की वैल्यू हमेशा। सर टुडे लास्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ। जी हाँ बिल्कुल, कल से डिटर्मिनेंट की बाजी शुरू, बट उन सब में ये लगेगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। हाँ, अब एक चीज ये पढ़ लो, एजीपी, एपीजीपी का मिक्सचर होता है एजीपी। ठीक है? अब जेई की बड़ी बुरी आदत है भाई, एनटीए की, जेई की तो नहीं, एनटीए की बोलनी चाहिए, कि भाई इस साल उन्होंने क्या किया, ये सिलेबस से डिलीट कर दिया था, इस पर भी सवाल पूछ लिया। ठीक है? बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई ने लास्ट ईयर जेई मेन से डिलीट करे थे, बट उस पर भी सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए आप धोखे में ना आए, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मत स्किप करें, कहीं ना कहीं मिक्स करके जेई पूछ रहा है, आप भी इसको पढ़ के जाइएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ देखो, लिख दिया, ज्ञानवीर लोगों ने पहले ही लिख दिया, सर रिड्यूस्ड है ये, इसीलिए भाई मैं तुम्हारे लिए लेके आया। जो प्रूफ मांगते हैं ना लोग, सर ये तो डिलीटेड है, आप लग रहा है सर गलत पढ़ा रहे हो, हमें फालतू में पढ़ा रहे हो, इसीलिए मैं उनके लिए प्रूफ लाया हूं। एजीपी पे बेटा 2024 का सवाल भी लाया हूं, प्रूफ के साथ आता हूं मैं। हाँ ऐसे हवा में बातें नहीं होती बेटा, ठीक है ना? प्रूफ के साथ। ये 2024 में पूछा है, डिलीट करने के बाद ये सवाल पूछा है। ठीक है? अब वो क्या कह देगा, उसका लॉजिक क्या है? वो कहेगा हमने तो जीपी पूछी थी। हमने तो एपी और जीपी तो डिलीट नहीं करी ना, उन दोनों को मिक्स करके एजीपी बन गई, हम क्या करें? है ना? समझ गया ना बेटा? हाँ, कोई बोलेगा कि भाई तुम्हें लाल रंग दे रहा हूं, सफेद रंग दे रहा हूं, लाल रंग दे रहा हूं, इन दोनों को मिक्स करके ऑरेंज बनता है, बट कह रहा मैं ऑरेंज रंग नहीं दे रहा, तो भाई ऑरेंज बना देंगे हम इन दोनों को मिक्स करके। कोई हाल एनटीए का भाई, दोनों को कह रहा मिक्स करके बना दिया मैंने ऑरेंज, लो भाई क्या करोगे? तो वैसा ही कुछ यहां किया है, एपी सिलेबस में है, जीपी है, तो एजीपी कैसे हट सकता है? ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का, छोटे छोटे टॉपिक ऐसे छोड़ के नहीं जाने। अब एजीपी क्या होती है? सिंपल है, एजीपी, एपी और जीपी का मिक्सचर। एपी होता है ये, इसमें बस आर और मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब कोफिशिएंट्स तो एपी में चल रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और एक आर मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है, तो एक तरह से दोनों का मिक्सचर हो गया, दोनों का मिक्सचर हो गया। पिंक बनता है सर लाल और व्हाइट से। अरे वही यार, मेरा मतलब वही था, भावनाओं पे जाओ बेटा। हाँ चलो भाई, सामने देखेंगे तो ये एजीपी होती है इस प्रकार की। ठीक है? एग्जाम्पल दे दो सर, लो भाई साहब एग्जाम्पल पकड़ो बिल्कुल। देखो, तो ये एक एजीपी दिख रही है, जिसमें क्या हो रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है कोफिशिएंट, 1 3 5 7 9, ये देख रहे हो एपी चल रही है बाहर, तो एपी चल रहा है, और एक 2 भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है, पहले 2 की पावर 0 थी ऐसे सोच लो, फिर 2 की पावर 1 हुई, 2 स्क्वायर हुई,
2 क्यूब हुई, 2 की पावर 4 हुई। ऐसे एक तरह से जीपी भी चलता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एजीपी। ठीक है, तो भाई एजीपी पे सवाल कैसा बनेगा सर? सम ऑफ एजीपी पे क्वेश्चन बनेगा, सम ऑफ एजीपी। सम ऑफ एजीपी अभी तुम्हें देखेगा कि मैं एक दिन लगाऊंगा इसमें मैट्रिसेस में, एक क्वेश्चन में लगाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन वहां यूज करूंगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। अभी से पढ़ लो सम ऑफ एजीपी कैसे निकलता है। सम ऑफ एजीपी निकालने का तरीका हम इस सवाल से समझते हैं, तो कोई फॉर्मूला नहीं रटेगा सम ऑफ एजीपी का, सिर्फ मेथड याद रखेंगे। सर फॉर्मूला बता दो मैं जल्दी निकाल लूंगा, नहीं, फॉर्मूले से ज्यादा जल्दी मेथड लग जाता है सम ऑफ एजीपी का, इसलिए आपको मेथड ही लर्न करना है। हाँ चलो सामने देखो, सर एजीपी में रेशियो और डिफरेंस सेम होंगे, नहीं, जैसे यहां पे तो डी भी 2 आ रहा है और आर भी 2 आ गया, बाई चांस कोइंसिडेंस हो गया, कुछ भी आ सकता है, डी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, रेशियो की वैल्यू कुछ और हो सकती है। जैसे इस सवाल में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, जल्दी से देखो, 13579 हो रहा है, रेशियो जो ऐड हो रहा है वो तो देखो 13579, तो जो डी वाला पार्ट है वो तो 2 है, और मल्टीप्लाई 1/5 होता जा रहा है। सो कॉमन रेशियो वाला पार्ट 1/5 है, क्योंकि 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब 1/5 की पावर 4, इस तरह से चलता जा रहा है। सर 11th में भी मेथड ही कराया था। ओके जी, हाँ तो अब देखिए जरा मेथड क्या होता है। मेथड बहुत प्यारा और सिंपल है, इस क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं। पहले ये सीरीज लिखो, ये सीरीज पहले लिख डालो, बिंदास लिखो, और अब इसी सीरीज को दोबारा लिखो, देखो इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है तो और बढ़िया है, देखो बहुत बढ़िया चलेगा। इसी सीरीज को दोबारा लिखो, मल्टीप्लाई करके कॉमन, तो स्टेप 1 क्या है, राइट एस, सेकंड मल्टीप्लाई एस विद, मल्टीप्लाई एस विद कॉमन रेशियो आर। क्या मतलब है सर इस अंग्रेजी का? मतलब यह है कि भाई साहब ये जो सीरीज है, अब इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो। रेशियो क्या था अपने पास, 1/5 था, तो इस s को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, s/5 लिख लो, और जो आएगा इसमें भी 1/5 मल्टीप्लाई होगा, उसको बस एक टर्म खिसका के लिख देना राइट में, राइट में खिसका के लिख देना। मतलब क्या है, ध्यान से देखना भाई, 1/5 से मल्टीप्लाई हर एक को करना है, तो 1 को जब करेंगे 1/5 आएगा, बस उसको इसके नीचे लिख लेना। 3/5 को करेंगे तो 3/5 स्क्वायर हो जाएगा, एक टर्म खिसका के मैंने लिख दी है, बस इसको इसके नीचे लिख लेना। 5/5 क्यूब हो जाएगा, 7/5 की पावर 4 हो जाएगा, और इंफिनिटी से आगे तो क्या ही खिसकोगे, इंफिनिटी के आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है इंफिनिटी के आगे कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या करा हमने, सीरीज लिखी, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के लिखा, और लास्ट स्टेप है बस इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा। हाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों, तो क्या करना है, राइट एस, मल्टीप्लाई एस विद कॉमन रेशियो, शिफ्ट 1 टर्म टू राइट, राइट में शिफ्ट करके लिखो, और थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्ट। बस सब्ट्रैक्ट करते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। कैसे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा या s माइनस s/5, इधर देखो भाई 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 1 ऐसे ही रहेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या होगा, ब्रैकेट शुरू कर दो, 2/5 होगा, ये सब्ट्रैक्ट होके 2/5 स्क्वायर होगा, और ये सब्ट्रैक्ट होके 2/5 क्यूब होगा। तो खेल समझ रहे हो दोस्तों, आगे इंफिनिटी में जो होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली सब में 2 ऊपर आ गया, कॉमन डिफरेंस वाली टर्म क्रिएट हो जाएगी अपनी, है ना। तो अब तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, ए जीपी वाला ए फैक्टर हटा दिया सब्ट्रैक्ट करके, सिर्फ जीपी रह जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना, इनफाइनाइट में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है। तो s माइनस s/5 हो गया 4s/5, और इस वाले को सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए है इसका 2/5, कॉमन रेशियो है 1/5, a/1 माइनस आर में चिपका दीजिए फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है।
तो 4s/5 इधर लिख रहा हूं, 4s/5 की वैल्यू 1 प्लस 1 तो बाहर ही है, a की जगह 2/5 और 1 माइनस 1/5, 2/5 अपॉन 4/5, तो 4s/5 हो गया 1 प्लस हाफ, तो 4s/5 हो गया 3/2, तो s हो गया 15/8, 15/8 हो गया आंसर। देख लो भाई सही है। सर इनफाइनाइट एपी का क्या होगा? इनफाइनाइट एपी नाम की कोई चीज नहीं होती, इनफाइनाइट जीपी है बस। तो ये हमारा आंसर आ गया है। देख लीजिए एक बार, तो कुछ नहीं करना, 3 स्टेप लगाने हैं। राइट द गिवन सीरीज, मल्टीप्लाई विद कॉमन रेशियो, एक टर्म खिसका के लिख दो उस सीरीज को दोबारा और सबट्रैक्ट कर दो, अपने आप इनफाइनाइट जीपी क्रिएट हो जाएगी। 15/8। चलो अब इसमें जेई वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब उसने क्या किया जेई में, आदत पुरानी, कि सीरीज दे दी, पी पूछ लिया। आप देखो जरा ध्यान से, अगर इस सीरीज को मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये मुझे एजीपी दिख रही है? ध्यान से देखना भाई, देखो भाई, मुझे तो दिख रही है, तुम्हारा पता नहीं। ये 3 था, ये 3 प्लस पी हो गया, 3 प्लस 2p हो गया, 3 प्लस 3p हो गया, तो एपी वाला फैक्टर तो दिख रहा है और जीपी वाला फैक्टर भी दिख रहा है। ये 1/4 था, ये 1/4 स्क्वायर हो गया, ये 1/4 क्यूब हो गया, तो साफ नजर आ रहा है एपी और जीपी का मिक्सचर है। ध्यान देना भाई। और अभी 8 की जगह भी s ले लो, लास्ट में s की वैल्यू डाल देंगे, तो s बराबर 3 प्लस 1/4 इंटू 3 प्लस पी प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2p प्लस 3 प्लस 3p अपॉन 4 क्यूब। ऐसे लिख लो, बात एक ही है, वो तो बात एक ही है भाई। ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, 3 प्लस p/4, 3 प्लस 2p/4 स्क्वायर। तो अब आपको एजीपी दिख गई होगी, ये एजीपी दिख गई होगी। देखो ये s की वैल्यू 8 है, मुझे पता है, लास्ट में यूज कर लूंगा। राइट, स्टेप्स क्या होते हैं? इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म खिसका के लिख दिया। इसको यहां लिखूंगा, इसको इसके नीचे लिखूंगा, इन्फिनिटी तक चल रही है कहानी। और अब दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे बेटा, सबट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। यहां देखिए, तो जैसे ही सबट्रैक्ट होगा s माइनस s/4 होता है 3s/4। 3 तो किसी से सबट्रैक्ट होगा ही नहीं, 3 लिख दो। 3 प्लस p, अब ये वाले देखो 3 3 कट गए, p/4 आ जाएगा, ये p/4 आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू। ये जब सबट्रैक्ट होगा फिर से देखो न्यूमरेटर कटेंगे, p/4 स्क्वायर आ जाएगा। ये वाले में भी अब तुम खुद सोच के देख लो, p/4 क्यूब आ जाएगा, और ऐसे ही इंफिनिटी तक चलता जाएगा, करेक्ट। बस अब तो ये इनफाइनाइट जीपी बन चुकी है, इनफाइनाइट जीपी बेटा तैयार हो गई है। फर्स्ट टर्म इसकी हो गई p/4। s की वैल्यू डालनी है 8 तो डाल लो, अब तो खैर खेल ही खत्म हो गया। 3 इंटू 8/4 इज 3 प्लस a है p/4 अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो भी 1/4 है, दिख रहा है ना भाई। फर्स्ट टर्म इसकी p/4 है और बार बार 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो 1/4 फॉर्मूले में चिपका दिया। बस p सॉल्व कर लो बेटा, जल्दी से p सॉल्व करके आंसर बताइए। कुछ लोग यहां p कॉमन लेने को कहते हैं, जरूरत नहीं होती, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एपी में फर्स्ट टर्म p/4 ले लो, जीपी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जल्दी से आंसर बताइए, इंटीजर टाइप आंसर है, बताइए भाई बताइए क्या आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। यहां से 4 दूनी 8 काट लो, 6 इक्वल टू 3 प्लस p/4 अपॉन 3/4, 4 भी काट लो, तो 3 इक्वल टू p/3 हो गया। तो p की वैल्यू 9 आ गई है, p की वैल्यू 9 आ गई है, करेक्ट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सम ऑफ एजीपी, तो कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप याद रखने हैं कि जो भी एजीपी दी है
उसको आप पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, हमेशा तुम्हारी आगे इनफाइनाइट जीपीसी बन जाएगी, इनफाइनाइट जीपीसी बन जाएगी। ऐसे मैंने 2-3 दे दिए सवाल डीपीपी में, आपको वहां से मिल जाएगा। ओ, ई का हो गया, ये क्या हो गया भाई, इसमें बड़ी दिक्कत है, 0 आ गया। अब इसको कैसे हटाएं? पता नहीं भाई क्या है इसमें, गलत प्रेस हो गया था। चलो आगे बढ़ेंगे भाई। एजीपी का फंडा सीख गए हैं आप लोग, एजीपी का कॉन्सेप्ट सीख गए। इस पे एक दो प्रैक्टिस देखो, वैसे और करा था, रेगुलर क्लासेस होती तो ज्यादा करा था, बट क्योंकि हमें थोड़ा सा बस एक आइडिया लेना है, 2 करा दिए मैंने, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए अब स्पेशल सीरीज नाम की एक चीज है, बहुत काम आती है बेटा, बहुत ज्यादा काम आएगी अपने को। तुमने कई बार देखा होगा 1 2 3 4 अप टू एन तक का सम ऑफ एन टर्म्स, या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहने के लिए ये भी डिलीट कर दी थी जेई ने, बट फिर कोई बात पूछी थी, या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये तीनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। पहला होता है एन एन प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2 सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो सीधे सीधे एपी बन जाती है। और इसका होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, स्पेशल सीरीज के 3 फॉर्मूले क्यूब तक, ठीक है। एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, एक्चुअली यही लर्न करना है। थर्ड तो बड़ा आसान है, पहले वाले को होल स्क्वायर कर दो बस, थर्ड को लर्न करना बहुत इजी है। ये वाला लो और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये अपने 3 स्पेशल सीरीज हो गए जो आपको बेटा लर्न कर लेने हैं, ये अपने को अच्छी तरह से लर्न हो। करेक्ट, इंडक्शन में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल इंडक्शन में शायद पढ़ा होगा तुमने, मैथमेटिकल इंडक्शन में। ये अपने को लर्न करना है, तो मैंने यही चीज शॉर्टकट में यहां लिख दी है, सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब सम ऑफ आर टर्म्स, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब, ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए मैंने बना दिए हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। अब इसमें एक और चीज होती है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। देखो ये तो क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर था। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर बताओ, तो कुछ नहीं, n की जगह n-1 डाल दो, n की जगह इस फॉर्मूले में n-1 डाल दो, n की जगह n-1 डालोगे तो क्या आएगा, ये n-1 n-1 प्लस 1/2, ये 1 कट गए, सो n-1/2 बन जाएगा। करेक्ट, तो ये भी याद रख लो, n-1/2 होता है बेटा सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, n-1/2 आएगा। ये यूज होगा, अभी देखना मैट्रिसेस के अंदर लगेगा ये, फिर बाद में कहोगे कि सर हमें तो आता नहीं, डिटर्मिनेंट में भी यूज होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये भी जीपी है क्या? हाँ देखो ये सवाल आते हैं, पहली बार जो पढ़ते हैं ना उन्हें सवाल आते हैं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो ये बातें, इसलिए तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या ये जीपी बन गई? मेरे दोस्त जीपी क्या होती है, ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीपी होती देख 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या है 1 4 9 16 25, तो क्या कॉमन रेशियो आ रहा है? क्या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम है? बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जीपी नहीं है, ये ना एपी है ना जीपी है ना एचपी है, ये स्पेशल सीरीज है, ठीक है। इसको स्पेशल दर्जा दिया गया है मैथ्स के अंदर। एचपी भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है इनमें से, ये अलग से लर्न करनी है। सम ऑफ एन पहला वाला एपी है, हाँ पहला एपी है मान लिया, बाकी दोनों स्पेशल सीरीज का पार्ट है, इसीलिए इनके फॉर्मूले अलग से लर्न करते हैं। तो काफी आप देखेंगे इसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस के अंदर, आगे के चैप्टर्स में सब लोग इसको लर्न करें। बता भी रहा हूं कहां कहां लगेगा, ये तो अभी लग जाएगा, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के अंदर ही लग जाएगा, और भी बहुत जगह लगेगा, मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं।
चलिए, एक और सीरीज जो है बहुत ज्यादा लगती है, उसका नाम है टेलीस्कोपिंग सीरीज। इनफ फॉर टुडे। हाँ बेटा, ये इनफ इनफ करके तो तू यहां तक पहुंचा है। अब इनफ मुझे करने दे, जहां मैं इनफ बोलूंगा वहां होगा। तेरा इनफ तो हो गया 1 साल, उसका जो रिजल्ट आया वो आया 11th वेस्टेड। अब इनफ मुझे बताने दो बेटा, कहां होगा इनफ। सर बर्थडे पे हिमांशु सर का कॉल आया था। हाँ बेटा, उन्होंने किया था, वो बता भी रहे थे कि वो आपके बैच में ही थे उस टाइम। और मैं उस टाइम बेटा उठा नहीं पाया, क्योंकि मेरी एक्चुअली क्लास चल रही थी अर्जुना बैच में। मैं उस टाइम फोन साइड में रखा था, मैं उठा नहीं पाया। फोन भी जेब में होता तो जरूर उठा लेता मैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली बर्थडे विश करने के लिए फोन करवाया होगा, सर बता भी रहे थे, बट मैं उठा नहीं पाया क्योंकि मैं क्लास में था उस टाइम एंड फोन मैंने देखा नहीं। हाँ, ध्यान से देखना। अब ये टेलीस्कोपिंग सीरीज नाम की चीज क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज है। वैसे उतनी टफ नहीं है, बट ये भी जेई ने डिलीट करी थी, बट इस पर भी पूछे हैं क्वेश्चन। और ये कहां लगेगी बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, ये बहुत जल्दी लगने वाली है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत लगेगा टेलीस्कोपिंग सीरीज का। होता क्या है सर टेलीस्कोपिंग सीरीज, इधर देखो, एक सिंपल से एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूं। 1/1.2 नहीं है, 1/1 × 2 है। ठीक है, 1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5। इसका सम बताना है अप टू एन टर्म्स। इसका अप टू एन टर्म्स का सम बताना है। डेसिमल नहीं है ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहली टर्म है 1/2, अगली 1/6 हो गई, अगली 1/12, अगली 1/20 हो गई। सर सलीम सर का फोन तो उठा लिया था आपने। बेटा उस टाइम जेब में था फोन, यही तो था, इसलिए तो मेरे को उस समय दिख गया फोन बजता हुआ। ये हुआ। एक कह रहा है कि सर इतनी बड़ी सीरीज तो नेटफ्लिक्स पर भी नहीं है जितनी सीरीज आपने दे दी सर। वाह मेरे दोस्त वाह, नेटफ्लिक्स की तो सारी सीरीज निपटा डालेगा तू, है ना, बट सीक्वेंस एंड सीरीज की सीरीज पेट में दर्द हो गया तुम्हारे। इनफ फॉर टुडे हो गया। नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो नहीं कहते इनफ फॉर टुडे, आज इतना ही देखूंगा, इससे आगे नहीं देखूंगा। उसको तो बेटा पूरा बिंज वॉच कर देते हो। सर सचिन सर का भी उठा लिया था आपने फोन। अबे उस टाइम मैं क्लास में नहीं था भाई, तुम यार बिल्कुल सीआईडी की तरह पीछे पड़े होते हो। 4 बजे से पहले किया था सचिन सर ने और आर्य सर ने भी। तुम तो है वही बिल्कुल ही सीआईडी बन गए हो। हाँ चलो भाई, सामने देखो, टेलीस्कोपिंग सीरीज में करना क्या होता है, पहले तो जनरल टर्म लिखनी है। आरएथ टर्म लिखो, जनरल, एनएथ बोल लो, आरएथ बोल लो। तो सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल से हम बता सकते हैं। पहले में 1 2, दूसरे में 2 3, 3 4, 4 5। तो 1/r+1 आ जाएगा एनएथ टर्म के अंदर। एनएथ टर्म या आरएथ टर्म इसकी इस प्रकार की होगी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या ही गड़बड़ होगी भाई, कौन सा फोन उठाने में पैसे लगते हैं यार। पहले वाला जमाना थोड़ी है कि इनकमिंग कॉल में भी पैसे लगेंगे। सर ने पैसे बचा लिए, अपने फोन नहीं उठाया। ये तो आता है सर, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से देखो, तो टेलीस्कोपिंग सीरीज का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म को एक्सप्रेस, जनरल टर्म, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। दो टर्म्स के डिफरेंस में उसको लिखेंगे। जनरल टर्म में समथिंग माइनस समथिंग आएगा। सर यहां तो है ही नहीं, यहां तो समथिंग अपॉन समथिंग है। कोई बात नहीं, अभी लाएंगे, समथिंग माइनस समथिंग फॉर्म में लेकर आएंगे। हाँ, इधर देखो, इधर देखो बेटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो 1 है उसे r+1 - r लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस लाना है तो 1 को मैनिपुलेट, सर हर बार यही लिखूंगा बेटा, इसमें हर बार नाम की कोई चीज नहीं है। टेलीस्कोपिंग सीरीज में कोशिश ये करनी है नीचे की टर्म यूज करके ऊपर क्रिएट करनी है। और अब ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख दिया r+1 - r। अब इसके नीचे अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा r+1/r, r+1 अलग अलग कर रहा हूं,
एलसीएम का उल्टा कर रहा हूं बेसिकली, एंटी एलसीएम सोच ले दिमाग में, एंटी एलसीएम नाम की कोई चीज नहीं होती, मजाक कर रहा हूं। एलसीएम का उल्टा कर दिया, राइट। सो 1/r माइनस 1/r प्लस 1। तो आप देख सकते हो जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मैंने लिख दिया है। टेलीस्कोपिंग में यही करना होता है। हाँ, जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, जनरल टर्म्स को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म मैंने क्रिएट कर दिया। सर ऐसा क्यों करना होता है? अब ये सवाल आएगा, सर ऐसा ही क्यों? अभी समझ आ जाएगा आगे। देखो, तो जनरल टर्म आ गई है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, सामने देखेंगे अब। तो टी आर की वैल्यू आ गई 1/r माइनस 1/r प्लस 1। अब तुम क्या करोगे? आर को 1 डालोगे पहली टर्म के लिए, आर को 1 डालोगे, ध्यान से देखना, आर को 1 डालोगे तो 1/1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई मत कर देना, ऐसे ही लिखा छोड़ दो। सर फिर से बता दो ये। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेट तो तुम कर नहीं रहे थे, तब तो तुम सीआईडी बने फिर रहे थे जब मैं समझा रहा था। अब दोबारा सुन लो, देखो मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मार के जनरल टर्म लिखी। पहली है 1/1 2 2 3 3 4, तो आर आर प्लस 1 हो गई। फिर जो ऊपर वाला 1 है उसे आर प्लस 1 माइनस आर लिख लिया, लिख सकता हूं, आर तो कट ही जाएगा। और अब अलग अलग किया, आर प्लस 1 अपॉन दिस थिंग और आर अपॉन दिस थिंग, आर प्लस 1 कटा, सो 1/r माइनस 1/r प्लस 1, मतलब एलसीएम का उल्टा ले लिया। एलसीएम इसका लोगे तो यही आ जाएगा, राइट। एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स मैंने उसको क्रिएट कर लिया है। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं, आर को 1 डालो, आर को 2 डालो, सेकेंड टर्म आएगी 1/2 माइनस 1/3। आर को 3 डालो, 1/3 माइनस 1/4। ऐसे करते करते आर को लास्ट n डालेंगे तो nth टर्म हो जाएगी 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है सर, ये वैल्यू डाल के क्या होगा? बेसिकली मुझे अब क्या चाहिए? सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, अप टू n टर्म, मतलब इन सब का मुझे सम चाहिए। ध्यान से देखना भाई, इन सब का मुझे सम चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, इन सब का जब मैं सम निकालने जाऊंगा, मतलब इन सबको मुझे ऐड करना है, क्योंकि T1 से Tn मुझे ऐड करना है। तो अब जैसे ही मैं इन्हें ऐड करूंगा, ध्यान से देखेंगे, एक माइनस हाफ आ रहा है, एक प्लस हाफ आ रहा है, ये कटेंगे। एक माइनस 1/3 आ रहा है, एक प्लस 1/3, ये भी कटेंगे। तो अब आप शायद देख पा रहे हैं, फिर ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, 1/4 इधर आएगा, वो कटेगा। सो इस तरह से टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। किस तरह से? इस तरह से, हाफ हाफ से कटेगा, 1/3 से, ये अपने ऐसे ये वाली अपने ऊपर वाले से कट जाएगी। क्या क्या बचेगा? एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, बस। जब मैं सबको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास ये दो चीजें बचेंगी, मतलब मेरे पास बेटा एस एन की वैल्यू T1 T2 T3 एन Tn जोड़ के ऐड करके क्या मिलेगा? Sn। और क्या क्या बचेगा? एक 1/1 और एक माइनस के साथ 1/n प्लस 1। तो ये मेरे पास Sn आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मेरे पास Sn आ जाएगा, जिसको तुम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। एलसीएम ले लेंगे तो n/n प्लस 1 आ जाएगा Sn की वैल्यू इस क्वेश्चन में। अब यहां भी S इंफिनिटी हो सकती है, सम इंफिनिटी, मतलब इन n को अगर इंफिनिटी ले जाऊं तो देखो S इंफिनिटी कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। S इंफिनिटी में ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 1/इंफिनिटी आ जाएगा। तो S इंफिनिटी को क्या लिख लोगे? n को जैसे ही इंफिनिटी पहुंचाओगे 1/1 माइनस ये वाली 0 हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगा आंसर। ये 1 तो रहेगा ही, ये लगभग 0 के करीब जाने लग जाएगी, तो S इंफिनिटी 1 के करीब हो जाएगी। तो Sn हो गया n/n प्लस 1, S इंफिनिटी इसका 1 हो गया। गॉट इट? गॉट इट? तो ये है टेलीस्कोपिंग सीरीज का खेल, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, और उसके बाद वैल्यू डाल के खट 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 करना है हमें। एक सवाल और तुम्हें करा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा इसमें अंदाजा लग जाए। हाँ सर, डीपीपी सोल्यूशन नॉट अपलोडेड, मुझे तो बताया गया कि डीपीपी सोल्यूशन अपलोड हो गए हैं, हो रहे हैं। मैं एक बार चेक करा लेता हूं, कंटेंट टीम देर भेज रही है आपको सोल्यूशन, चेक करवा लेंगे। सर ये फॉर्मूला है जनरल? नहीं, फॉर्मूला नहीं है, फिर बोल रहा हूं, टेलीस्कोपिंग सीरीज का कोई फॉर्मूला नहीं है। टेलीस्कोपिंग सीरीज का सिर्फ मेथड है कि उसे डिफरेंस ऑफ टू टर्म में लिखना है, और फिर आगे काटा पीटी होने लग जाएगी कुछ कुछ करके। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, बाकी इसमें खूब सारे सवाल हम लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहां लगभग 10 सवाल, 8-10 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो पहले अगला क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट शायद पता हो 10वीं में, नहीं भी पता तो अब सीख लो, बहुत काम आएगा। ये 12th में भी बहुत जगह लगने वाला है। r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टराइजेशन, इस टाइप की टर्म जो है इसकी फैक्टराइजेशन होती है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन होती है। सर कैसे आया अभी बता रहा हूं, काम आएगा अगले क्वेश्चन में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है। r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टर दिस इंटू दिस करके बन जाती है। चलो तो इसका प्रूफ बता देता हूं जल्दी से। प्रूफ बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करो, एक आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा भाई। भाई आर स्क्वायर था तो उसे 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करके लिख लिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको तो होल स्क्वायर बन रहा है, देखो ये तो एक होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा ये बन रहा है। सोच के देखो, r4 प्लस 2ab से आ जाएगा प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। सर आर क्यों लिया, अबे एक्स ले ले यार, वाई ले ले, कैसी बातें कर रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, सो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आप इस तक पहुंच चुके हैं RHS तक, तो फैक्टराइजेशन हो गई है। बेसिकली ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के आ जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन के दिन लगाऊंगा, फिर पूछूंगा बेटा क्या हुआ, हवा खराब हो गई, याद नहीं आ रहा, फिर बोलोगे हाँ सर बताया तो था कुछ। हाँ, और सीक्वेंस वहां भी लगाऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी लगाऊंगा ये आइडेंटिटी, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए तो पहले तो अभी एक यहां लगा देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर इसको लगा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप लोग। पर ये ग्रीन बैकग्राउंड बहुत मस्त है, हाँ मुझे भी बढ़िया लगता है इसको देख के बेटा। तरबूज की याद आती है, बीच में जो गोला है ना, तरबूज वाला हरा हरा रंग है, हरा और काला सा। हाँ मुंह में पानी आने लगता है बेटा इसको देख के। चलो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स एंड सम टू इनफाइनाइट इस सीरीज का निकालना है। ओके भाई साहब, इधर देखिए जरा, फिर से वही करेंगे। पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे टीआर, टीआर पहले यहां लिख लेते हैं, टीआर यहां लिख लेते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मार के लिखना है भाई, हिट एंड ट्रायल। हाँ सामने देखिए भाई साहब, पहली टर्म में ऊपर 1 बैठे हैं, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो चौथी में 4 ही बैठे होंगे। rth में r भाई साहब बैठे होंगे। ऊपर डिनोमिनेटर को देखते हैं, पहला 1 1 1 1 1 तो फिक्स है, 1 कर दिया। अगले में 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा rth में। तीसरी टर्म है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो r की पावर 4 हो जाएगी। देखा कैसे हिट एंड ट्रायल मार के मैंने जनरल टर्म लिख दी। हाँ सर हिडन ट्रायल मींस, अबे कह रहा है सर हिडन ट्रायल, हिडन ट्रायल। अबे महान इंसान, तू बड़ा ही टैलेंटेड है भाई, हिडन टैलेंट है तेरे अंदर। हिडन ट्रायल, हिट एंड ट्रायल होता है, हिडन ट्रायल नहीं, हिट एंड, एंड मतलब एंड वाला भाई, ये एंड ट्रायल, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हिट एंड ट्रायल, ऐसे बोल देते हैं अंग्रेजी में, समझा, हिडन ट्रायल नहीं। हाँ हिडन ट्रायल कर दिया तूने। चलो, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि हिट एंड ट्राई, मतलब रख रख के देखो, रख रख के देखा 1 2 3, तो भाई हमें दिखा R, फिर हमने इसको रख रख के देखा 1 1 1, तो यहां भी 1 आ गया, और उसके बाद यहां 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दिखा तो R स्क्वायर लिख दिया, फिर लास्ट टर्म 1 4 2 4 3 4 दिखी तो R4 लिख दिया। ठीक है। एक कह रहा है हिट एंड रन। हिट एंड रन कर दो सर। चलो सामने देखो, हिट एंड ट्रायल मार लिया, अब हमारे को मिल गया, ये नीचे भाई साहब बैठे हुए हैं यही वाले, कौन से,
ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी फैक्टराइजेशन तो हमें आती है, इसकी फैक्टराइजेशन हमें पता है, नीचे आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और ऊपर जो है आर, इसमें बेसिकली अब जैसे मैंने पहले क्या किया था, इन दोनों को यूज करके माइनस माइनस क्रिएट किया था, ये मैनिपुलेशन करी थी, अभी भी ऐसा ही करूंगा, जो ऊपर आर है नीचे वाले दोनों ऊपर लिखता हूं, माइनस लगा के दोनों लिख देता हूं ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर में जो थे उन दोनों को माइनस लगा के ऊपर लिख दिया, माइनस तो लाना ही होता है, बट क्या आ गया सर, ये तो अगर देखें आर स्क्वायर कट जाएगा, वन वन कट जाएगा, आर और आर, टू आर आ जाएगा, टू तो था नहीं सर, तो टू ले आओ, अपने घर की खेती है भाई, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो टू आर ले आए, टू आर क्यों लाए, क्योंकि एक आर ये और एक माइनस माइनस ये प्लस आर, टू आर ऊपर आ गया है, तो ये 1/2 भी बाहर करना पड़ा। आई होप ये स्टेप क्लियर है कि हमने टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनका डिफरेंस 2r आ रहा है। पहले क्या हुआ था, पहले तो सीधे सीधे भाई इनका डिफरेंस 1 था, r+1 और r का ऊपर सीधे सीधे 1 बना हुआ था, बट इस क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस 2r है, तो हम ऊपर भी 2r ले आए, हाफ नीचे ले आए। बस अब क्या है, अब तो अलग अलग कर डालो भाई, इसके नीचे ये करूंगा, इसके नीचे ये करूंगा, एंटी एलसीएम कर दूंगा, हाफ बाहर, इसके नीचे ये कटेगा, तो 1/r² माइनस r+1 माइनस 1/r² प्लस r+1, ऐसा कुछ। गॉट इट, गॉट इट, अलग अलग कर दिया, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में हमने इसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि टेलीस्कोपिंग में मेन काम होता है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लेकर आइए, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लेकर आइए, आ गए हैं, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ गया है। सर नहीं समझ आ रहा है बेटा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा बता, मैंने इसमें 2r लाया हूं, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उस 2r को मैंने इसका दिस माइनस दिस लिख दिया, क्योंकि इस दिस माइनस दिस 2r है, और नीचे वाली टर्म्स को ही ऊपर क्रिएट करना होता है, ताकि अलग अलग करूंगा तो वो कटेगी सीधे सीधे, तो अलग अलग किया तो ऐसे डिफरेंस में क्रिएट हो गया। हाँ बस अब तो लास्ट में क्या करा था, आर की वैल्यूज डाली थी, जैसे ही डिफरेंस में क्रिएट हो जाता है आर की वैल्यूज डाली थी, अब फिर से हम आर की वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, तो t1 हो जाएगा, आर को 1 डालो, 1 - 1 तो 1/1, 1 इधर डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा, राइट, देख लो कैलकुलेशन, आर को 1 डाला, 1 - 1 कटा, 1 रह गया, 1 1 1 3 हो गया, आर को 2 डालेंगे, ध्यान से देखना भाई साहब, 2² डायरेक्ट डाल रहा हूं, 2² 4 - 2 2 + 1 3 हो गया, -1/2² + 2 + 1 7 हो गया, एक और डाल लो, आर को 3 डालूंगा तो 3² -3 + 1 है ना, 9 - 3 + 1 7, तो 1/7 -1/3² + 3 + 1 9 3 12 और 1 13, तो कहानी शायद समझ आ गई तुम्हें, ऐसे ही आर को लास्ट एंड डालूंगा, इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। और अब कैंसिलेशन फिर से पहले की तरह हो गया, देखो इस तरह से कैंसिलेशन, 1/3 कटा, 1/7 कटा, ये वाला ऐसे कट जाएंगे, जब सबको मैंने ऐड किया, इन सबको जब ऐड किया बेटा, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ तो बाहर ही रहेगा कॉमन, और क्या क्या बचेगा, एक ये 1/1 बचेगा, और एक ये वाले भाई साहब बच जाएंगे, बाकी एलसीएम एलसीएम ले लेना, Sn आ गया, और S इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, ये वाला फिर 0 बन जाएगा, तो S इंफिनिटी में हाफ बाहर 1/1 - 0 बन जाएगा, यानी हाफ आ जाएगा S इंफिनिटी, S इंफिनिटी हाफ आ जाएगा। सर मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, मजे मत ले, तू पढ़ाई कर ले। सर हार्ड है लेकिन करूंगा, हाँ बिल्कुल, ये एटीट्यूड होना चाहिए, हार्ड लगेगा, पहली बार जो भी करता है इसे हार्ड ही लगता है बेटा, 11वीं में करते जब पहली बार तब तुम्हें भी हार्ड लगता, सीक्वेंस सीरीज में करा रखा है, देखो पूरा लेक्चर इसी पर लिया हुआ है मैंने, पूरे 2 घंटे यही करा है, बट तुम्हारे को मैं 2 घंटे नहीं दे सकता, तुम्हें बस बेसिक बता रहा हूं, ताकि जिस दिन आए
जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि हाँ यार ऐसा कुछ होता तो है। अभी बस इतना भी समझ लो ना कि हाँ यार ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हें आगे जाके चीजें ठीक लगेंगी, इजी लगेंगी, उतनी डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके तुम्हारे को रिवाइज भी तो करोगे। हाँ सर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, नहीं बोर्ड में नहीं आने वाला, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा बोर्ड में ये। बोर्ड में 11वीं की बहुत ही कम चीजें यूज होती हैं, सही बता रहा हूं। जो मैं तुम्हें ये फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूं ना, मेनली ये जेई के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से 11वीं की चीजें 12th के अंदर भी यूज होंगी। बोर्ड में ऐसे टॉपिक है बस जो 12वीं 12वीं जिंदाबाद। हाँ ये यूज हो सकता है बोर्ड में, ये चीज यूज हो सकती है, फैक्टराइजेशन हो चुका भी है इनफैक्ट। चलो आज का लास्ट टॉपिक करेंगे अब जल्दी से, लास्ट टॉपिक करेंगे, छोटा सा टॉपिक है एएम-जीएम एचएम इनइक्वालिटी। तो एक्चुअली एएम-जीएम वाली ही पार्ट याद रखो मेनली, कि कभी भी फॉर पॉजिटिव नंबर्स, इस इनइक्वालिटी का क्या नाम है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और एचएम से भी बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, बट इतना भी पढ़ लोगे अभी तो इनफ है। अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा जीएम के। मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए और बी, तो पहले तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अर्थमेटिक मीन तो तुम्हें पता है ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, दो नंबर्स हैं अगर, उनका अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, पता ही है तुम्हें। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, उसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। सिमिलरली तीन नंबर्स अगर होते ए बी सी, तो अर्थमेटिक मीन होता ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, और ज्योमेट्रिक मीन होता तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेते। जैसे दो में होता था, दो को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना है, तीन में बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 एंड, क्या लूं यार, 2 एंड 8 ले लेता हूं, चलो। तो 2 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 प्लस 8 बाई 2 यानी 5। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट 2 इंटू 8 रूट 16 यानी 4। तो आप देख रहे हैं अर्थमेटिक मीन बड़ा आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा आ रहा है। हमेशा अर्थमेटिक मीन बड़ा ही आएगा। एएम ग्रेटर देन जीएम दिख रहा है आपको, बट मैं कह रहा हूं बराबर भी आ सकते हैं, एएम और जीएम बराबर भी आ सकते हैं। हाँ 3 नंबर में भी यही होगा, 3 नंबर का भी अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा आएगा। 5 नंबर 10 नंबर जितने मर्जी नंबर हो, बस पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्यादा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से। और इक्वल कब आता है, इक्वल तब आता है जब गिवन नंबर्स को ही इक्वल ले लो। जैसे 2 एंड 8 लिए थे, मैंने क्या लिए, 2 एंड 8 लिए, आप क्या करो 2 एंड 2 ले लो, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, रूट 2 इंटू 2 यानी कि रूट 4, यानी कि 2 ही आ गया। तो एएम और जीएम आप देख पा रहे हो बराबर आ गए। तो एएम जीएम बराबर कब आएंगे, जब गिवन नंबर्स को ही बराबर ले लोगे। गिवन नंबर्स जो हैं, देखो ये अलग अलग अगर हुए तो हमेशा एएम बड़ा ही आएगा। तो सिंपल सी कहानी है, अगर दो नंबर्स अलग अलग हैं तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा आएगा, इससे ज्योमेट्रिक मीन से। अगर दोनों नंबर सेम है तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक तभी सेम आ पाएगा मीन्स। ठीक है, सो एएम इक्वल टू जीएम व्हेन गिवन नंबर्स आर इक्वल। जो गिवन नंबर्स थे ए और बी, जिसमें आप एएम जीएम लगा रहे हैं, अगर वो नंबर्स इक्वल आ गए तो आपका एएम जीएम बराबर आएंगे। नेगेटिव में क्या हो, नेगेटिव में नहीं होती इनइक्वालिटी, नेगेटिव में जीएम डिफाइंड नहीं होता, इसलिए नहीं होता। 3 नंबर्स में भी ऐसे ही होगा, 3 होंगे नंबर, तीनों अलग अलग हैं अगर, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा आएगा। तीनों सेम हो गए तब ज्योमेट्रिक मीन और एएम बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है एएम जीएम इनइक्वालिटी जो आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। एचएम, हाँ एचएम से भी बड़ा होगा जीएम। एचएम तुम्हें पता है 3 नंबर्स का एचएम होता है, लिख देता हूं 2ab अपॉन a प्लस बी। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन उतना काम नहीं आता, मेन यही दोनों काम आते हैं। ठीक है, तो ये पूरी समरी मैंने इस पेज पे लिख दी है आपके लिए, इस पेज पे बेटा पूरी समरी लिख दी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। कंसीडर 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2,
ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी और हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। 3 नंबर्स के लिए भी बता दो सर। हाँ, 3 नंबर्स के लिए भी बता देता हूं। 3 नंबर्स के लिए देखिए, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ए बी सी का क्यूब रूट। और हार्मोनिक मीन ध्यान से देखना क्या होगा भाई। देखो हार्मोनिक मीन मैंने कैसे याद किया हुआ है, इसको ऐसे ले जाओ, एच एम होता है 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अगर इसको आप ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो 3 नंबर्स के लिए हार्मोनिक मीन हो जाता है 3 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है हार्मोनिक मीन की, फिर भी बता दिया है। अगेन am विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। और इक्वल कब होंगे, जब ए बी सी अपने इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो gm को ऐसे मैंने लिख दिया है, ये याद रख लेना। am gm तो एटलीस्ट याद रख लेना, am gm तो एटलीस्ट याद रख लेना। चलो भाई, एक प्यारे से सवाल के साथ इसको समाप्त करते हैं। am gm इनइक्वालिटी के ऊपर एडवांस्ड का सवाल, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान था। सर ये होल नंबर पे लगेगा? नहीं, कैसे मर्जी नंबर पे लग सकता है। इनफैक्ट इससे पहले एक तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूं, चलो इस क्वेश्चन से पहले। x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल पॉजिटिव x। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। x प्लस 1 अपॉन एक्स टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, ये भी तुम्हें काम आ सकता है 12th में बहुत जगह। x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, हर x पॉजिटिव x, जो मर्जी पॉजिटिव रख लो। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे, बड़ा बड़ा ही मतलब अनबिलीवेबल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई x को आप जो मर्जी डालो, चाहे इंटीजर डालो, चाहे फ्रैक्शन डालो, 0.01 डालो, √2 डालो, √10 डालो, 100 डालो, x प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। हाँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। कैसे आता है देखो, बहुत इजी प्रूफ है। एक नंबर ले लो x, एक ले लो 1 बाय एक्स, दोनों पॉजिटिव है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव बन गए। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इनका? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट ऑफ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके कहानी समाप्त हो गई, 1 बन गया। और am gm इनइक्वालिटी लगा दूं तो x प्लस 1 बाय एक्स बाय 2 अर्थमेटिक मीन था, और ज्योमेट्रिक मीन 1 है, 2 को उधर ले जाओ तो x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूव हो गया। x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। बेटा आया ना मजा? आया कि नहीं आया मजा? सिमिलरली पॉजिटिव के लिए तो ये होता है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। नेगेटिव के लिए क्या होता है? x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू -2 होता है फॉर ऑल नेगेटिव x। बड़ी स्ट्रेंज बात है, बहुत ही स्ट्रेंज बात है। मतलब x प्लस 1 बाय एक्स में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो, 0.01 डाल लो, तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। और 2 कब आएगी? जब x 1 हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। अब नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है, -2 या उससे छोटी होती है। कोई भी नेगेटिव नंबर डालो, -1, -2, -3, -10, -0.01, कुछ भी डाल लो, x प्लस 1 बाय एक्स लेस देन इक्वल टू -2 ही रहेगी। ये भी प्रूव कर लेते हैं। इस बार जैसे मैंने x और 1 बाय एक्स में लगाया था, क्योंकि अब x और 1 बाय एक्स तो नेगेटिव हो जाएंगे, बट हमारी am-gm इनइक्वालिटी पॉजिटिव के लिए वैलिड है। पॉजिटिव के लिए वैलिड है भाई, याद है ना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होती है। तो हम एक काम करते हैं, ये तो नेगेटिव हो गए, -x पॉजिटिव हो जाएगा, -1 बाय एक्स भी अब पॉजिटिव हो गए, क्योंकि x नेगेटिव है तो -x क्या है? पॉजिटिव है। -1 बाय एक्स भी पॉजिटिव है। अब लगा दो am-gm। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा -x -1 बाय एक्स बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस तो कट जाएंगे, रूट x 1 बाय एक्स, फिर से 1 ही आ जाएगा, माइनस कॉमन, 2 उधर ले जाइए। और जैसे ही माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, याद आ रहा है इनइक्वालिटी में बताया था, जैसे ही माइनस उधर ले जाऊंगा
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 हो गया। तो ये AMGM इनइक्वालिटी से बहुत प्यारा प्रूफ मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाद में कहीं लगेगा फिर मत बोलना अरे सर ये तो बताया था मैं भूल गया, फंक्शंस में लगेगा है, अभी बता रहा हूं। हाँ, x प्लस 1/x की वैल्यूज ये होती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भाई, एक इस क्वेश्चन एडवांस वाले क्वेश्चन के साथ निपटाएंगे। AMGM इनइक्वालिटी पे 2020 में आया है एडवांस्ड में, ये करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हल्का फुल्का इसमें लॉग लगेगा। इसके साथ हम आज की क्लास करेंगे कॉन्क्लूड। ठीक है भाई। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, m बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस भाई की मिनिमम वैल्यू है। ओके सर, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3 9 दिए हैं। तो देखो तुम्हें क्या क्रिएट करना है, लॉग तो है बट इनका सम क्रिएट करना है, यानी साफ समझ आ रहा है 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 में am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं, क्योंकि इनके अर्थमेटिक मीन में ये टर्म बनेगी। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इनइक्वालिटी तो लानी है ना, तो AMGM इनइक्वालिटी। हाँ, दिखने में टफ है, डरो मत, अभी तुम देखना कितना इजी क्वेश्चन है। बस तुम पढ़ते जाओ और जो समझ आता जा रहा है लिखते जाओ। m बी द मिनिमम वैल्यू से समझ आया इनइक्वालिटी चाहिए, और यहां प्लस 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 है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन समझ आ रहा है, और नंबर ये 3 लेने का मन कर रहा है। पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि 3 की पावर y1 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3/3 अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन करता हूं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा और क्यूब रूट ले लूंगा। करेक्ट। तो हमारे पास आ गया 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3/3। ये पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 हो गई। बट y1 प्लस y2 प्लस y3 9 दिया है, इसकी जगह क्या यूज कर लो बेटा, 9 यूज कर लो। आया ना मजा, 9 यूज कर लो बेटा इसको। तो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3/3 3 की पावर 9 पावर 1/3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 क्यूब हो गया और एक 3, तो 3 की पावर 4 हो गया। ये हो गया 3 की पावर 4 से बड़ा। बट इसमें उसने बोला लॉग भी लगाओ, सो दोनों तरफ लॉग ले डालो, दोनों तरफ लॉग ले लो। बहुत कुछ नहीं है, लॉग का इतना सा काम है बस। तो लॉग बोथ साइड्स, लॉग विद बेस 3 बोथ साइड्स, लॉग विद बेस 3 की पावर 4, दोनों तरफ बस लॉग चिपका दिया मैंने। ठीक है, और फिर 4 तो आगे आ जाएगा, तुम्हें पता ही है 4 आगे आ जाता है, और log 3 तुम्हारा 1 हो जाता है, इतनी वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाती है। सो log 3 की पावर y1 3 की पावर y2 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी इस चीज की मिनिमम वैल्यू m की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि m क्या था, इस चीज की मिनिमम वैल्यू था। ठीक है, आ गया ना, मिनिमम वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 4 आ गई। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं सर AMGM का कैसे पता लगा। दो चीजों से मैंने पता लगाया, एक तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, दूसरा यहां प्लस प्लस प्लस, इन तीनों में प्लस बना हुआ है, AM में क्रिएट होता है, अर्थमेटिक मीन के अंदर ये चीज क्रिएट होती है। अगला आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का इतना पार्ट खत्म, समाप्त कर दिया हमने। लेट कैपिटल M बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x1 प्लस log y1 प्लस log x1 प्लस log x2 प्लस log x3। इसकी तो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, log x1 x2 x3, log x1 x2 x3 बन जाता है। ये बनाना है हमें, और x1 x2 x3 का सम तो 9 दिया है, तो यानी एक बार फिर से x1 x2 x3 में AMGM इनइक्वालिटी लगा लेता हूं। क्यों, क्योंकि इनका सम दिया है और इनका प्रोडक्ट तो बनाना ही है मुझे, log x1 x2 x3। तो यानी इसमें डायरेक्ट लगा देता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 की पावर 1/3। समझ गए, इसमें डायरेक्ट लगा दिया मैंने, इसमें डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि ये तो दिया है 9,
तो 9 यूज कर लो। ये कट गया तो 3 अगले पेज पे लिख रहा हूं। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 की पावर 1/3 क्यूब बोथ साइड्स कर दो। तो x1 x2 x3 एक्चुअली क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 27 आ गया है। लेस देन इक्वल टू 27 आ गया है। पिछले क्वेश्चन में सर 3 की पावर 3 होना चाहिए था बेटा, एक 3 नीचे से भी गया ना, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 भी गया तो 3 की पावर 4 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। बस अब लॉग बोथ साइड ले लो, लॉग विद बेस 3 बोथ साइड ले लीजिए, इसको खोल दीजिए। सो लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3, ये हो गया 3 का क्यूब, ये 3 आ जाएगा राइट, और सबके बेस तो 3 है ही, यानी दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी इसकी मैक्स वैल्यू 3 आ गई। सो कैपिटल M की वैल्यू 3 आ गई। देखो 2 क्वेश्चन बन गए, AMGM इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन बन गए, है ना। एक क्वेश्चन था इतना स्मॉल m निकालने का, अपने आप में एक जेईई मेन का ये क्वेश्चन बन सकता है। जेईई एडवांस का है तो उन्होंने ज्यादा चीजें मिलाई हुई हैं। अगला x1 x2 x3 से इसकी मैक्स वैल्यू 3 आ गई, तो ये कैपिटल M 3 आ गया। तो स्मॉल m इज 4, कैपिटल M इज 3, हमें निकालना है ये वैल्यू। बस अब तो कर लो, लॉग विद बेस 2 m क्यूब प्लस क्या निकालना है, लॉग विद बेस 3 m स्क्वायर। स्मॉल m की जगह वैल्यू डाल दो 4, और कैपिटल M की जगह डाल दो 3। ये 2 आगे ले आओ, 4 को भी लिख लो 2 स्क्वायर, तो 6 आगे ले आओ। log 2 2 1 log 3 3 1 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 हो गया भाई फाइनल आंसर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, लॉग भी मिक्स हो रहा है, इनइक्वालिटी भी मिक्स हो गई। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो होगा ही, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये समझ पाएंगे AMGM इनइक्वालिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये 3 नंबर्स में लगाया मैंने एक बार, फिर मैंने x1 x2 x3 में लगाया एक बार, 2 बार AMGM इनइक्वालिटी लगाई, और फिर स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू आ गई 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी तुम्हें ये टफ लगा होगा, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली टफ लगेगा भाई, सीधा एडवांस का क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, बट एग्जाम में तुम इसको कर सकते हो। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस जितनी करोगे तुम भी कर लोगे इन क्वेश्चन। इतना टफ है नहीं ये AMGM, क्योंकि बार बार यूज होगा ना, हर चैप्टर में ही लगता है ऑलमोस्ट, 11th में भी बहुत चैप्टर में लगता है, 12th में भी बहुत चैप्टर में लगता है, इसलिए ये हमें आना जरूरी है। चलिए, तो एक अब ये होमवर्क में कर लीजिएगा, इनफाइनाइट जीपी का है, सिग्मा विग्मा खोलना, इनफाइनाइट जीपी बनेगी, 2020 का मेंस का सवाल है, निकालिएगा आंसर। बाकी टीपीपी लगा लीजिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए मैंने सीक्वेंस सीरीज के आज एपीजीपी से ही रिलेटेड। बेसिकली ये बस आपकी प्रैक्टिस रिवीजन एक तरह से, जो टॉपिक यूज होने वाले हैं आगे उसके लिए है। ठीक है, बाकी अब कल से हम लोग अपने मेन टारगेट पर आ जाएंगे, जो कि है 12वीं क्लास की मैथ्स। अब जितना पढ़ना था हमने बेसिक, मैंने एटलीस्ट आपको उतने बता दिए जो कि डायरेक्ट लगेगा, फिर तुम बोलोगे सर आता नहीं है। बाकी पैरेलली जितना पढ़ सकते हो, अर्जुना वाले बैच में से आपके पास एक्सेस है, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट अब 12th शुरू करेंगे, उसमें अब आपको बेटा मेहनत करनी है। ठीक है, कल से मतलब आप ये समझिए एक्चुअल जर्नी अब अपनी कल से शुरू हो रही है, जेईई की क्लास 12th। और टाइम बहुत है, ये मत सोचना रे सर टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया। 12th की मैथ्स कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, 11वीं से आधी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर तुमने उसको ढंग से पढ़ लिया, अगले 5-6 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस बढ़िया करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाय नेचर 12th की मैथ्स में चैप्टर छोटे हैं, कम हैं, कुछ ऐसे हैं जो तुम ऑलरेडी थोड़े बहुत पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसके अलावा भी बाकी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, अब वो आगे आगे मैं तुम्हें बताते जाऊंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी के पहले हमें चाहिएगा पीएनसी वगैरह, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन वगैरह चाहिएगा हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले, तो वो मैं उस समय आपको बताता जाऊंगा यार क्या क्या रिवाइज कर लो। बेसिकली अब 12th हम शुरू कर सकते हैं इन बेसिक चैप्टर्स के साथ, हम नाउ 12th स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जो पहले दिन से लगेंगे, वो वाले मैंने आपको थोड़े से रिवाइज करवा दिए। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12th बस आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाना है। प्रॉब्लम तब होगी जब अपना दिमाग लगाने लगोगे, सर ने बोला था वो तो मैंने किया नहीं, मैंने तो कुछ और कर लिया। जिस दिन मैं बोलूं एनसीईआरटी करनी है तो करनी है, जिस दिन मैं बोलूं डीपीपी लगानी है लगानी है, जिस दिन मैं बोलूं लर्न करना है तो करना है। ये नहीं टाल रहे हो कल कर लूंगा, कल परसों का टाइम नहीं रह जाएगा।
ठीक है, इसके साथ ही 12th शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत आसान लगेगी तुम्हें, ट्रस्ट मी। 11th अगर तुमने पढ़ी और तुम्हारा बुरा हाल हो गया 11th पढ़ के देख के कि यार बड़ी टफ थी, 12th तुम्हें उससे बहुत आसान लगेगी। चलिए, तो फाइनली जाने का समय आ रहा है और लास्ट में एज ऑलवेज मेरी तरफ से तुम सबके लिए मैसेज, हैशटैग लगे रहो, मेहनत करते रहो बेटा। बस इसी तरह से अगले 6 महीने कुछ मत सोचो लेफ्ट राइट क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मेहनत करो, का सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा लाइफ में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, अपना पहला चैप्टर क्लास 12th का। टेक केयर एवरीवन, सी यू, गुड बाय, लव यू ऑल।